आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 471 हवाई अड्डे का संकट। तांग शियू के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने बांग जियू का कॉलर पकड़कर गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मैजिक सिटी एयरपोर्ट पर टाइमर बम लगाए गए हैं? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? बांग जियू ने अपने बगल में खड़े शिंगली की ओर देखा और कहा, मैं किसी से भी झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन उससे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। तांग शियू ने मुट्ठी भींचकर कहा, मुझे बमों का सटीक स्थान बताओ। बांग जियू ने सिर हिलाते हुए कहा, ये सारे बम ओल्ड वुल्फ ने लगाए थे। कॉन्सर्ट स्थल की निगरानी की जिम्मेदारी मेरी थी, इसलिए मुझे बमों के लगाए जाने की सटीक जगह नहीं पता। तांग शियू ने गहरी सांस ली, जल्दी से समय देखा और पूछा, यहाँ से हवाई अड्डे तक पहुंचने में कम से कम कितना समय लगेगा? बांग जियू ने कहा, कार से जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। तांग शियू ने अपना फोन निकाला और लियू चांगशी का नंबर डायल किया। तांग शियू, तुम कहाँ हो? कॉल कनेक्ट हो गया और लियू चांगशी की आवाज सुनाई दी। तांग शियू ने कहा, निर्देशक लियू, मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में चिंता न करें। मुझे अभी अभी पुष्ट जानकारी मिली है कि आज रात चरमपंथियों का निशाना केवल झांग शिन्या का संगीत कार्यक्रम ही नहीं है। उन्होंने मैजिक सिटी हवाई अड्डे पर भी टाइमर बम लगाए हैं और उनके फटने में शायद केवल 20 मिनट ही बचे हैं। कॉन्सर्ट के बैकस्टेज में लियू चांगशी गलियारे में फोन पकड़े खड़े थे। तांग शियू की बातें सुनकर उनकी आंखें सिकुड़ गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। सदमे में उन्होंने तुरंत पूछा, तांग शियू, क्या ये जानकारी वाकई सही है? वे टाइमर बम ठीक कहाँ लगाए गए हैं? तांग शियू ने कहा, जानकारी सही होनी चाहिए, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि उन्हें कहाँ लगाया गया है। लियू चांगशी ने भारी स्वर में कहा, मैं तुरंत मैजिक सिटी हवाई अड्डे से संपर्क करूंगा और उनसे बम के ठिकाने का जल्द से जल्द पता लगाने को कहूंगा। साथ ही मैं लोगों को वहां भेजूंगा। तांग शियू ने कहा, लोगों को भेजने में शायद बहुत देर हो चुकी है, फिर भी हवाई अड्डे को सूचित करना जरूरी है। मैं किसी और काम से न्यू वर्ल्ड सेंटर से निकल चुका हूं और हवाई अड्डा ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए कृपया हवाई अड्डे के लोगों को भी बता दें कि मेरे पहुंचने पर वे बमों की खोज में मेरा सहयोग करें। लियू चांगशी ने तांग शियू की विशेष क्षमताओं के बारे में सोचा और तुरंत बहुत खुश हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं उन्हें जरूर सूचित करूंगा। तांग शियू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एन तांग शियू ने फोन काट दिया और बाहर निकल गया। उसने अपने पीछे आ रहे शिंगली से कहा, तुम सब तुरंत जिंगमिन द्वीप लौट जाओ। याद रखना, चुपचाप अलग हो जाना। ट्रेन या हवाई जहाज से मत आना, क्योंकि इनसे तुम्हारी पहचान उजागर हो सकती है। ठीक है। जिंग ली रुक गया और तांग शियू को जाते हुए देखने लगा। वह जल्दी से कमरे में लौटा और अपने साथ आए लोगों को तुरंत चले जाने का आदेश दिया। अंधेरी रात में तांग शियू 3 मंजिला इमारत से बाहर निकला और भूत की तरह फुर्तीला हो गया। उसकी गति बेहद तेज थी। उसे अपनी कार वाले भूमिगत पार्किंग स्थल तक पहुंचने में केवल 2 मिनट लगे और फिर वह बेहद तेज गति से गाड़ी चलाकर निकल गया। ड्राइविंग कौशल। तांग शियू अब अविश्वसनीय रूप से कुशल हो चुका था और उसकी दृष्टि और प्रतिक्रिया की गति आम लोगों की तुलना में कई गुना अधिक थी, इसलिए उसकी ड्राइविंग गति सरासर बेपरवाह थी। चौड़ी सड़क पर लैंड रोवर रेंज रोवर एसयूवी एक जंगली घोड़े की तरह तेज गति से दौड़ रही थी। लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच रही थी और कई लाल बत्तियों पर भी वह अपनी फुर्तीली प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हुए सीधे लाल बत्ती पार कर जाता था। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। जिस रास्ते पर आमतौर पर 1 घंटे से ज्यादा का सफर लगता है, उसे कम से कम 20 मिनट में ही पहुंचना था। इसलिए उसकी रफ्तार बहुत तेज होनी जरूरी थी और उसने ट्रैफिक जाम होने की स्थिति में कार छोड़कर पैदल जाने की योजना भी बना रखी थी। हालांकि अब उसका अभ्यास बहुत कम था, लेकिन जब उसकी रफ्तार अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंचती थी तो वह लैंड रोवर की अधिकतम रफ्तार से ज्यादा अलग नहीं होती थी। मैजिक सिटी हवाई अड्डा। चू शियांगलोंग, जो हवाई अड्डे के सर्वोच्च अधिकारी और महाप्रबंधक थे, शाही राजधानी में एक बैठक से अभी अभी लौटे थे। उनके बगल में हवाई अड्डे के 2 अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी भी केबिन से बाहर निकले। जैसे ही चू शियांगलोंग सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसने गहरी भौहें चढ़ा लीं, क्योंकि लगभग 100 मीटर दूर हवाई अड्डे के कई प्रबंधक हवाई अड्डे के सुरक्षा गार्डों के एक समूह से घिरे हुए उसकी ओर दौड़ रहे थे। क्या चल रहा है? चू शियांगलोंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपने पीछे खड़े 2 हवाई अड्डे के अधिकारियों से पूछा। निश्चित नहीं। दोनों ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में भी हैरानी के भाव थे। जल्द ही सुरक्षा गार्डों से घिरे हुए हवाई अड्डे के अधिकारी, जो तुरंत मौके पर पहुंचे थे, हौंकते हुए चू शियांगलोंग के सामने खड़े हो गए। उनमें से एक, जिसके माथे पर पसीना था, ने घबराकर कहा, महाप्रबंधक चू, कुछ हुआ है? चू शियांगलोंग ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में पूछा, क्या हुआ? हमें अभी अभी सुरक्षा विभाग के प्रमुख का फोन आया था, जिन्होंने हमें बताया कि हवाई अड्डे पर टाइमर बम लगाए गए हैं। हमें पता था कि आप अभी अभी लौट रहे हैं, इसलिए यदि आप इस नंबर पर दोबारा कॉल करेंगे तो आपको इसका सटीक कारण पता चल जाएगा, अधिकारी ने कहा। चू शियांगलोंग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने तुरंत अधिकारी द्वारा दिए गए नंबर पर डायल किया और दूसरी तरफ से जवाब आने पर उसने कहा, मैं चू शियांगलोंग हूँ। कौन बोल रहा है? मैं लियू चांगशी हूँ। आधे मिनट बाद चू शियांगलोंग ने गंभीर भाव से फोन रखा और तुरंत आदेश दिया, हवाई अड्डे के सभी चैनलों को तुरंत सील कर दिया जाए, सभी यात्री उड़ानें रद्द कर दी जाएं और हवाई अड्डे पर मौजूद सभी पर्यटकों को बाहर निकाल दिया जाए। पुलिस विभाग और बम निरोधक विशेषज्ञों को सूचित किया जाए कि वे हवाई अड्डे के अंदर लगाए गए टाइमर बमों की तुरंत खोज करें। साथ ही हमारे सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाए कि यदि श्री तांग शियू आते हैं तो उन्हें रोका न जाए और तुरंत हवाई अड्डे में प्रवेश करने दिया जाए। उनकी जो भी मांग हो उसे पूरा किया जाना चाहिए। महाप्रबंधक चू, मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली है। हम इसे फिर से दोहराइए। अगर हमारे हवाई अड्डे पर वाकई टाइमर बम लगाए गए हैं और अगर विस्फोट के समय के भीतर उन्हें ढूंढकर निष्क्रिय नहीं किया गया तो इससे हमें भारी नुकसान होगा। इसलिए सभी लोग हरकत में आएं और समय का सदुपयोग करें। हाँ। इस पल शाही राजधानी से मैजिक सिटी जा रहा एक यात्री विमान लैंडिंग कर रहा था। रनवे पर उसकी गति धीमी हो रही थी और जल्द ही वह अपने निर्धारित पार्किंग स्थल पर रुक गया। कुछ मिनट बाद अपने बड़े पेट और समृद्ध रूप रंग के साथ ली लाओसान केबिन के दरवाजे पर प्रकट हुए। उन्होंने गहरी भौहें चढ़ा रखी थीं और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे
उतरे। उनके पीछे एक दुबली पतली और खूबसूरत युवा महिला सचिव के अलावा काले सूट पहने 4 अंगरक्षक भी थे। बॉस, अलार्म बज रहा है, काले सूट पहने एक अंगरक्षक ने अपने आसपास के वातावरण का सतर्कतापूर्वक अवलोकन करते हुए कहा। ली लाओसान ने सिर हिलाकर कहा, जाओ और पता लगाओ कि क्या हो रहा है। हाँ, अंगरक्षक ने आदरपूर्वक कहा। तभी एयरपोर्ट के प्रसारण पर एक आवाज सुनाई दी, सभी यात्रियों कृपया ध्यान दें, हवाई अड्डे के सभी मार्ग तत्काल बंद कर दिए गए हैं। हवाई अड्डे पर सुरक्षा खतरे के कारण हवाई अड्डे के अंदर मौजूद सभी यात्रियों से हवाई अड्डा छोड़ने का अनुरोध किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खतरा। ली लाओसान के चेहरे के भाव बदल गए। वह अच्छी तरह जानता था कि इस तरह के प्रसारण का क्या मतलब होता है। उसने कई बार कुछ घरेलू हवाई अड्डों पर इसी तरह की घटनाओं के बारे में सुना था और उनमें से लगभग सभी बम विस्फोटों से संबंधित थीं। ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ली लाओसान ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर तुरंत आदेश दिया, जल्दी करो और हवाई अड्डे से निकलो, वीआईपी चैनल से बाहर निकलो। मैजिक सिटी एयरपोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर दूर राजमार्ग पर तांग शियू का चेहरा बेहद बिगड़ गया। जिस बात को लेकर वह चिंतित था, आखिरकार वही हो गया। सड़क पर यातायात जाम। इस पूरे रास्ते उसने अपनी कार को उसकी अधिकतम सीमा तक चलाया, जिससे कुछ मामूली दुर्घटनाएं भी हुईं और कई पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि लियू चांगशी से संपर्क करने के बाद वे पुलिसकर्मी तुरंत उसके पीछे से गायब हो गए। मैं केवल कार छोड़ सकता हूँ, आगे जाम देखकर तांग शियू ने अपनी अधीरता के बावजूद तुरंत फैसला लिया। कार से उतरकर वह तेजी से सड़क किनारे एक गली की ओर भागा। रात के अंधेरे में तांग शियू मानो अंधेरे में किसी रात्रिचर यात्री में परिवर्तित हो गया हो और अत्यंत तीव्र गति से हवाई अड्डे की ओर दौड़ पड़ा। इस समय अगर कोई ध्यान से न देखे तो शायद ही कोई उसे नंगी आंखों से भी गुजरते हुए देख पाए, और अगर कोई गौर से देखे भी तो उसे केवल एक क्षणिक परछाई ही दिखाई देगी। हवाई अड्डे तक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है और 20 मिनट बीत चुके हैं। तांग शियू ने प्रार्थना की, आशा करते हुए कि टाइमर बमों का विस्फोट और भी देर से हो। उसे पूरा विश्वास था कि यदि वह हवाई अड्डे तक पहुंच गया तो वह कुछ ही मिनटों में पूरे हवाई अड्डे की छानबीन कर सकता है, क्योंकि उसके द्वारा निर्धारित क्षेत्र में उसकी दिव्य चेतना से कुछ भी नहीं बच सकता। कुछ मिनट बाद जब वह हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर दूर था तो उसने ध्यान से देखा कि कई कारें हवाई अड्डे से बाहर निकल रही थीं और यहाँ तक कि कई लोग बड़े और छोटे बैग लिए हुए सड़क किनारे से वापस भाग रहे थे। ऐसा लगता है कि हवाई अड्डे पर पहले से ही एहतियाती उपाय किए गए हैं। तांग शियू ने राजमार्ग से बचते हुए लगातार अपनी गति बढ़ाई। हवाई अड्डे के पास पहुंचते ही वह अंधेरे से बाहर निकला और तेजी से प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। हवाई अड्डे को सील कर दिया गया है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। 1 दर्जन पुलिस अधिकारी तांग शियू को सतर्कता से देख रहे थे और उनमें से एक ने तो गंभीर स्वर में कहा। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं तांग शियू हूँ, मुझे अंदर जाना ही होगा। तांग शियू। वहां मौजूद 1 दर्जन पुलिसकर्मियों के चेहरे के भाव बदल गए। जिस पुलिसकर्मी ने अभी अभी तांग शियू का रास्ता रोकने के लिए बात की थी, उसका चेहरा और भी बिगड़ गया और उसने जल्दी से कहा, क्या आप श्रीमान तांग हैं? हमें सूचना मिल चुकी है कि आप तुरंत प्रवेश कर सकते हैं। हमारे हवाई अड्डे के अधिकारी इस समय। तांग शियू ने उसके बोलने का समय पूरा होने का इंतजार किए बिना सीधे अंदर प्रवेश कर लिया। एक ही समय पर उनकी दिव्य चेतना लगातार फैलती जा रही थी। जहां भी वे जाते उसके आसपास 2 से 300 मीटर के क्षेत्र को कवर करती थी। जब वे हवाई अड्डे की लॉबी में दिखाई दिए तो उनके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। 3 विस्फोट होने में 3 मिनट और 15 सेकंड शेष हैं। तांग शियू ने तुरंत अपने आसपास का जायजा लिया और देखा कि कई पुलिस अधिकारी टाइमर बमों की तलाश कर रहे हैं। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, इस कूड़ेदान में एक टाइमर बम है, जल्दी करो और किसी को भेजकर इसे हटवाओ। और वहां आग बुझाने वाली नली के अंदर भी एक टाइमर बम है, वहां उस गलियारे के बाईं ओर गमले में भी। तुम सब वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और टाइमर बम हटाओ। विस्फोट होने में सिर्फ 3 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। तुरंत तांग शियू द्वारा बताए गए तीनों स्थानों की ओर हवाई अड्डे के 1 दर्जन पुलिस अधिकारी दौड़े। जब उन्होंने सावधानीपूर्वक तीनों काले बक्से हटाए तो हवाई अड्डे पर तैनात 2 बम निरोधक विशेषज्ञ पहले ही हवाई अड्डे की लॉबी में पहुंच चुके थे। त्वरित जांच के बाद उन्होंने पुष्टि की कि तीनों छोटे काले बक्से विशेष रूप से निर्मित टाइमर बम थे। अध्याय 472। आप ही उद्धारकर्ता हैं। चू शियांगलोंग गंभीर चेहरे के साथ हवाई अड्डे की पुलिस के साथ मिलकर टाइम बमों के सुराग तलाश रहे थे। जब उन्हें अपने अधीनस्थों से सूचना मिली कि पहुंचे हुए श्री तांग शियू ने हवाई अड्डे की लॉबी में 3 टाइम बम बरामद कर लिए हैं, तो उन्हें न केवल निराशा हुई बल्कि उनका दिल और भी भारी हो गया। श्री तांग शियू कहाँ हैं? एयरपोर्ट लॉबी में पहुंचते ही चू शियांगलोंग ने तुरंत ऊंची आवाज में पूछा। एक पुलिस अधिकारी ने तुरंत कहा, डायरेक्टर चू, श्री तांग बिल्डिंग बी में गए हैं। हमारे पुलिस विभाग के कुछ सहकर्मी उनके पीछे गए हैं। चू शियांगलोंग ने एक पल भी संकोच नहीं किया और बिल्डिंग बी की ओर दौड़ पड़ा। जहां तक पहले से खोजे गए 3 टाइम बमों की बात है, उन्हें बम निरोधक विशेषज्ञों को सौंप दिया गया था, इसलिए उसे अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हवाई अड्डा भवन बी 11 डिपार्चर लाउंज अब खाली था, जो आधे घंटे पहले की चहल पहल से बिल्कुल उलट था। केवल कुछ स्वेट टीम के सदस्य और हवाई अड्डा पुलिस बम की खबरों की जांच कर रहे थे। तांग शियू को इस बात की चिंता थी कि उन्हें पहले ही एक टाइम बम मिल चुका था। कुल मिलाकर 5 टाइम बम। अपनी दैवीय बुद्धि का उपयोग करते हुए तांग शियू ने अंततः टाइम बमों के सटीक स्थान निर्धारित कर लिए। हालांकि इस समय विस्फोट में केवल 1 मिनट 20 सेकंड शेष थे। सभी लोग तुरंत जल्दी से निकल जाओ। तांग शियू चिल्लाते हुए सबसे नजदीकी टाइम बम के सुरक्षा स्थान की ओर दौड़ा और तेजी से टाइम बम को बरामद कर लिया। आप कौन हैं? एक स्वेट अधिकारी चिल्लाया। तांग शियू ने कहा, मेरा नाम तांग शियू है, जल्दी करो और आदेशों का पालन करो। सब लोग तुरंत निकल जाओ। स्वेट अधिकारी दम रह गया। ये सुनकर बाकी लोग भी तुरंत बाहर भागे। हालांकि वे तांग शियू की सही पहचान नहीं जानते थे, लेकिन उनका नाम जानते थे और उन्हें आदेश मिला था कि उनके आते ही तुरंत उनके निर्देशों का पालन करें। चौथा वाला। तांग शियू का दिल कई बार जोर से धड़का। जब उसे चौथा टाइम बम मिला तो विस्फोट होने में केवल 25 सेकंड बचे थे, लेकिन आखिरी टाइम बम की दूरी पूरे 200 से 300 मीटर थी। अगर वह उस टाइम बम तक दौड़कर जाता, उसे उठा लेता और फिर पूरी तेजी से भागकर इन टाइम बमों को खुले मैदान में फेंक देता, तो निश्चित रूप से बहुत देर हो जाती। तो फिर इसे विस्फोट होने दो। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। देखते ही देखते वह हवाई अड्डे के भीतर पहुंच गया और एक खुली खिड़की से होते हुए हवाई अड्डे के रनवे की ओर भागा। जगमगाते वातावरण में पैरों के नीचे तारों की रोशनी के बीच वह लगभग हवाई अड्डे के रनवे के ठीक बीचों बीच पहुंच गया और अपने हाथों में पकड़े चारों टाइम बमों को जोर से फेंक दिया।
फिर विस्फोट से कुछ ही सेकंड पहले वह दूर भाग गया। बूम 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 बूम, एक साथ 5 टाइम बम फट गए। बिल्डिंग बी के अंदर हुए विस्फोट के अलावा हवाई अड्डे के रनवे पर 4 टाइम बमों के विस्फोट के बाद के प्रभावों ने तांग शियू की पीठ पर भी जोरदार प्रहार किया, यहाँ तक कि लगभग 100 मीटर तक दौड़ चुके तांग शियू को हवा में कलाबाजी करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद वह जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े। उफ, तांग शियू ने एक लंबी सांस छोड़ी। चारों टाइम बमों के विस्फोट के संयुक्त प्रभाव से उसका चेहरा अस्वस्थ लग रहा था। उसकी वर्तमान अजेयता के स्तर को देखते हुए यदि उस पर सीधे 4 टाइम बमों का हमला होता तो वह शायद घायल हो जाता, संभवतः गंभीर रूप से भी। जमीन से उठकर तांग शियू तेजी से इमारत में लौट आया। अंदर का अराजक दृश्य देखकर उसे मन ही मन सौभाग्यशाली महसूस हुआ। वह न्यू वर्ल्ड सेंटर से सबसे खराब स्थिति का अनुमान लगाकर ही आया था कि हवाई अड्डे पर बमबारी होगी, लेकिन ज्यादा जानमाल का नुकसान नहीं होगा। अब तो ऐसा ही लगता है। विस्फोट भले ही समाप्त हो गया था, लेकिन कम से कम कोई हताहत नहीं हुआ। नुकसान सिर्फ यहीं और हवाई अड्डे के रनवे पर हुआ था। तांग शियू को विश्वास था कि मोदुम हवाई अड्डा इस तरह के नुकसान को सहन कर सकता है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। दूर गलियारे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। तांग शियू ने उधर देखा तो सूट और टाई पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो एक उच्च अधिकारी जैसा व्यवहार कर रहा था, दौड़ता हुआ आया। उसके पीछे दर्जनों पुलिस अधिकारी थे। क्या कोई हताहत हुआ है? चू शियांगलोंग ने भीड़भाड़ वाली लॉबी में केवल तांग शियू को देखकर जल्दी से जोर से पूछा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई नहीं, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। चू शियांगलोंग का दिल, जो अब तक बहुत चिंतित था, आखिरकार शांत हो गया। धमाके की आवाज सुनकर उसे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता हताहतों की थी। अब जवाब सुनकर उसने आखिरकार सिर हिलाया और जोर से पूछा, आप कौन हैं? आप हवाई अड्डे के पुलिस अधिकारी या कर्मचारी तो नहीं होंगे, है ना? मैं तांग शियू हूँ, तांग शियू ने गहरी आवाज में कहा। चू शियांगलोंग चौंक गया और जल्दी से उसके पास जाकर बोला, हेलो श्रीमान तांग, मुझे मंत्री लियू का फोन आ चुका है। हमारे हवाई अड्डे के लिए आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे अभी भी आपका पता नहीं है। चू शियांगलोंग ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं चू शियांगलोंग हूँ, हवाई अड्डे का महाप्रबंधक और साथ ही सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी। श्री तांग, आपने अभी जो किया है मैं उसे जानता हूँ, फिर भी मुझे आपका धन्यवाद करना ही होगा। अगर आप न होते तो शायद हमारे हवाई अड्डे पर कोई बड़ी घटना घटित हो जाती। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कहा था शिष्टाचार मत बरतो। सौभाग्य से उन चरमपंथियों ने यहाँ केवल 8 टाइम बम लगाए थे, अन्यथा भले ही मैं समय के साथ दौड़ लगाता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। चरमपंथी? चू जियांगलोंग के चेहरे के भाव बदल गए। श्रीमान तांग, मैंने अभी अभी हवाई अड्डे के रनवे से एक धमाके की आवाज सुनी। आप? तांग शियू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, वहाँ 4 टाइम बम थे जिन्हें मैंने यहाँ पाया और फेंक दिया। अगर वे चारों टाइम बम भी यहाँ फट जाते तो शायद इस इमारत का आधे से ज्यादा हिस्सा उड़ जाता। हालांकि हवाई अड्डे के उन कुछ रनवे की मरम्मत करनी पड़ेगी। यह आप थे? चू शियांगलोंग चौंक गया और उसके मन में तांग शियू के प्रति कृतज्ञता का भाव जागा। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर यहाँ सचमुच 5 टाइम बम फट जाते तो परिणाम और नुकसान कितने गंभीर होते। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, मेरा मिशन भी पूरा हो गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर आपके हवाई अड्डे के कर्मचारियों को एक बार फिर तलाशी ले लेनी चाहिए। मुझे और भी काम है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। चू शियांगलोंग ने तुरंत कहा, श्रीमान तांग, क्या आप रुककर दोबारा खोजबीन में हमारी मदद कर सकते हैं? मुझे डर है कि बम हमला तो बस पहली लहर है। आखिर ये टाइम बम थे और कोई नहीं जानता कि उन चरमपंथियों ने अलग अलग समय पर फटने वाले और भी टाइम बम दूसरी जगहों पर रखे हैं या नहीं। ओए! तांग शियू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे लगा कि चू शियांगलोंग की बात में सच्चाई है। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तो मैं पूरे हवाई अड्डे की तलाशी में आपकी मदद करूंगा। हालांकि आपके लोगों को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मेरी जांच के तरीके आपसे अलग हैं। चू शियांगलोंग जानता था कि तांग शियू के पास कुछ विशेष खोज विधियां अवश्य होंगी, अन्यथा हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद इतने कम समय में उसे इतने सारे टाइम बम नहीं मिलते। यह निश्चित रूप से ऐसा काम था जो आम लोग नहीं कर सकते थे। कृपया आगे बढ़े। आधे घंटे बाद तांग शियू ने पूरे हवाई अड्डे की तलाशी ली और अंततः पुष्टि की कि हवाई अड्डे में कहीं और कोई अन्य टाइम बम नहीं रखा गया था। एयरपोर्ट बिल्डिंग ए की लॉबी अपने आदमियों के साथ पहुंचे लियू चांगशी ने चू जियांगलोंग का गंभीर चेहरा देखा। निर्देशक चू, सब कैसा चल रहा है? लियू चांगशी चू जियांगलोंग को पहले से ही जानता था, इसलिए उसने सीधे ही पूछ लिया। चू शियांगलोंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इमारत बी में एक टाइम बम फटा, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। हवाई अड्डे के रनवे पर श्री तांग ने वहां मिले 4 टाइम बम फेंके, जिससे केवल रनवे को नुकसान पहुंचा, कोई हताहत नहीं हुआ। इसके अलावा पहले मिले 3 टाइम बमों को बम निरोधक विशेषज्ञों द्वारा सीलबंद बम निरोधक उपकरण में रख दिया गया है, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लियू चांगशी चौंक गया और बोला, तांग शियू को सचमुच 4 टाइम बम मिल गए? वह इतने कम समय में यहाँ पहुंच गया, और फिर भी? चू शियांगलोंग ने बीच में ही टोकते हुए अपने चौकोर चेहरे पर गहरी प्रशंसा का भाव लिए कहा, मंत्री लियू, श्री तांग को 4 टाइम बम नहीं मिले। कुल 8 टाइम बमों में से उन्हें 6 मिले। बम निरोधक विशेषज्ञों द्वारा ले जाए गए 3 टाइम बम भी श्री तांग ने ही खोजे थे। इतना ही नहीं, उन्हें ये टाइम बम सिर्फ एक डिपार्चर लाउंज में नहीं, बल्कि 2 में मिले थे। फुफकार। हालांकि लियू चांगशी को पता था कि तांग शियू के पास विशेष क्षमताएं हैं, फिर भी यह सुनकर कि तांग शियू ने एक ही बार में 7 टाइम बम ढूंढ लिए, वह सदमे से अवाक रह गया। श्री तांग वापस आ गए हैं। चू शियांगलोंग के साथ मौजूद एक पुलिस अधिकारी अचानक बोल पड़ा। तुरंत सबकी निगाहें उस दिशा की ओर मुड़ गईं जहां से तांग शियू आ रही थी। लियू चांगशी दौड़कर तांग शियू के सामने पहुंची, दोनों हाथों से तांग शियू के हाथों को पकड़ लिया और कृतज्ञतापूर्वक कहा, तांग शियू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मंत्री लियू, आपका स्वागत है। लियू चांगशी ने सिर हिलाते हुए कहा, तांग शियू, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आज रात आप न होते तो शायद बहुत से लोग हताहत हो जाते। न्यू वर्ल्ड सेंटर कॉन्सर्ट स्थल पर लगे सभी टाइम बम निष्क्रिय कर दिए गए हैं और वायरस से संक्रमित सभी पिन हमने साफ कर दिए हैं।
यहाँ तक कि शी बियाओ और एक अन्य चरमपंथी को भी हमने पकड़ लिया है। और यहाँ हवाई अड्डे पर अगर आपके फोन पर सूचना न आती तो किसी को पता चले बिना ही विस्फोट हो जाता और शायद बहुत से पर्यटक और हवाई अड्डे के कर्मचारी मारे जाते। आप सचमुच एक रक्षक हैं, उद्धारकर्ता। ये सुनकर तांग शियू लगभग हंस पड़ा। तथापि हालांकि आज रात ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ हद तक थका दिया था और अब हजारों लोगों की जान बचाने के बारे में सोचकर उन्हें हल्की हल्की थकान महसूस हो रही थी, फिर भी उन्हें अपने दिल में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। मुस्कुराते हुए तांग शियू ने कहा, मंत्री लियू, आप बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। मैंने अभी अभी पूरे हवाई अड्डे का पुनः निरीक्षण किया है और अब वहाँ कोई सुरक्षा संबंधी खतरा नहीं है। अगर और कुछ नहीं तो मैं अब जा रही हूँ, मुझे अभी कुछ निजी काम निपटाने हैं। लियू चांगशी ने तुरंत कहा, मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आते समय यातायात नियमों के उल्लंघन और बीच रास्ते में छोड़ी गई मेरी कार के लिए मुझे निदेशक लियू से मदद मांगनी पड़ेगी। अध्याय 473 आज्ञापालन। तांग शियू ने मोदूं हवाई अड्डे से प्रस्थान किया, लेकिन न्यू वर्ल्ड सेंटर में झांग शिन्या के संगीत कार्यक्रम में सीधे जाने के बजाय उन्होंने एक टैक्सी लेकर स्टार ब्लू विला जिले की ओर वापसी की। मालिक स्टार ब्लू विला जिले के प्रवेश द्वार पर रेंच बैठा था और उसने कई सिगरेट पी रखी थी। तांग शियू को टैक्सी से उतरते देख वह उससे मिलने के लिए दौड़ा। तांग शियू ने लगभग 10 मीटर दूर खड़ी व्यावसायिक गाड़ी पर एक नजर डाली और सिर हिलाते हुए कहा, इस बार कितने लोग भेजे गए हैं? रेंच ने कहा, कुल मिलाकर 5 हैं, लेकिन ये 5 थोड़े खास हैं। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, क्या स्थिति है? रेंच ने बताया, ये 5 बच्चे हैं, सभी 7 साल के। इनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। इन्हें पहले किसी ने गोद लिया था, लेकिन उस बूढ़े आदमी की मस्तिष्क की रक्तवाहिका अवरुद्ध होने से मृत्यु हो गई और उसके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया, जिससे वे बेघर हो गए। जब हमारे लोगों ने उन्हें पाया तो वे कुछ अन्य बच्चों के साथ 2 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स के लिए लड़ रहे थे। तत्काल नूडल्स? तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा। रेंच ने कहा, बिल्कुल सही, वे 4 महीने से ज्यादा समय से बेघर हैं और उन्हें हर दिन पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जिसे उसके सहपाठी तंग कर रहे थे। उस लड़के ने उन्हें 2 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स देने का वादा किया अगर वे उसे तंग करने वालों को सबक सिखाने में मदद करें। तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा, और इसका परिणाम क्या रहा? रेंच ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वे जीत तो गए, लेकिन सभी घायल हो गए। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग थे, उनके 5 लोगों के मुकाबले लगभग 1 दर्जन लोग थे। तांग शियू ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि 1 दर्जन बच्चों ने उनके 5 बच्चों से लड़ाई की और उनके 5 बच्चे जीत गए? रेंच ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सही है। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो वे बच्चों के उस समूह से लड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा और पता चला कि उन्हें उस बूढ़े आदमी ने गोद लिया था जिसने उन्हें कुछ मार्शल आर्ट सिखाई थी। मैंने उस बूढ़े आदमी की पहचान पता की और पता चला कि वह कभी मार्शल आर्ट का उस्ताद था। सालों पहले एक स्पैरिंग मुकाबले में उसका पैर टूट गया था, इसीलिए वह एकांत में रहता था। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, चलो अंदर चलते हैं, हम अंदर और बात कर सकते हैं। ठीक है, रेंच मान गया और तांग शियू के पीछे पीछे व्यावसायिक वाहन की ओर चल पड़ा। कार का दरवाजा खुल गया। तांग शियू सीधे यात्री सीट पर बैठ गया और गार्ड पोस्ट पर पंजीकरण कराने के बाद उसने विला क्षेत्र में गाड़ी चला दी। तांग शियू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हालांकि वह जानता था कि 5 बच्चे व्यावसायिक वाहन की पिछली 2 पंक्तियों में बैठे हैं। हालांकि वह उस समय उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख रहा था, बल्कि अपनी दैवीय चेतना से देख रहा था। 2 लड़कों, 3 लड़कियां, उनके कपड़े साधारण थे और उनका रूप रंग भी साधारण था। 5 को कुछ चोटें आई थीं, लेकिन वे मामूली थीं और गंभीर नहीं थीं। इस समय वे सभी जिज्ञासा और सतर्कता के भाव से उसकी पीठ की ओर देख रहे थे। चिंता मत करो, मैं मानव तस्कर नहीं हूँ। विला के प्रांगण में व्यावसायिक वाहन के रुकने के बाद तांग शियू ने मुड़कर 5 बच्चों को देखा और हल्की मुस्कान के साथ गाड़ी से बाहर निकल गए। उन्हें विला के बैठक कक्ष में ले जाते हुए तांग शियू ने हाथ हिलाकर कहा, तुम 5 अभी के लिए इसे अपना घर समझो, बेझिझक घूमो फिरो। उनके बोलने के बाद उसने रेंच की ओर देखा, सामने वाले सोफे की ओर इशारा किया, बैठ गया और मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग आजकल सड़क पर रहने वाले बच्चों की तलाश कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में बताइए। रेंच ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बॉस, आपने हमें जो काम सौंपा है वह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। इतना सब कुछ देखने और समझने के बाद जब भी मैं इन बेघर बच्चों को देखता हूँ मुझे दुख होता है। हम उन बच्चों से कहीं ज्यादा खुशकिस्मत और सुखी हैं। गुंडागर्दी में बिताए अपने उस समय को याद करके मुझे लगता है कि अब मेरे जीवन का कोई मूल्य है। तांग शियू मुस्कुराई, जो काम आपको पसंद है, जो काम आपको सार्थक लगता है, उसे करने से यह साबित होता है कि आप अभी बहुत खुश हैं। चूंकि आपको ये काम पसंद है, इसलिए इसे अच्छे से करें। मुझे मात्रा नहीं, गुणवत्ता चाहिए। बेशक उन बेघर बच्चों के लिए भी आप देखभाल के तरीके ढूंढ सकती हैं, जैसे उन्हें अनाथालय भेजना या उन्हें स्थानीय पुलिस के हवाले करना, ताकि वे कोई हल निकाल सकें। फिलहाल मैं आपकी क्षमताओं से पूरी तरह संतुष्ट हूं और आशा करती हूं कि आप आगे भी कड़ी मेहनत करती रहेंगी। रेंच ने गंभीरता से कहा, बॉस, हम निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इन 5 की स्थिति के बारे में बताएं। रेंच ने कहा, मैंने उनके बारे में जानकारी जुटाई। शियाओ यी और शियाओ एर जुड़वा भाई हैं, जिन्हें उस बूढ़े व्यक्ति ने नदी किनारे सुबह की सैर के दौरान लावारिस हालत में पाया था। तीनों लड़कियां भी लावारिस थीं और उन्हें एक स्थानीय अनाथालय में भेज दिया गया था। वह अनाथालय बंद हो गया और बच्चों के रहने की व्यवस्था एक समस्या बन गई। हालांकि अनाथालय के निदेशक ने उस समय कई उपाय किए, लेकिन अंत में इन तीनों को कोई जगह नहीं मिली। चूंकि वह बूढ़ा व्यक्ति अनाथालय से ज्यादा दूर नहीं रहता था, इसलिए उसने इसके बारे में सुनकर तीनों लड़कियों को गोद ले लिया। तांग शियू ने पूछा, तो आपको उनके परिवार नहीं मिले? रेंच ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हमने कई तरीके आजमाए, लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। तांग शियू ने कहा, चूंकि आप उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो अब और ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप 5 इधर आइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भविष्य में मेरे द्वारा गोद लिए जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं आपको भोजन, वस्त्र, आवास और परिवहन प्रदान करूंगा, आपको मार्शल आर्ट का अध्ययन और अभ्यास करने दूंगा और आपको भविष्य में सक्षम व्यक्ति बनाऊंगा। तांग शियू और रेंच की बातचीत के दौरान आलीशान माहौल के बावजूद 5 बच्चे इधर उधर नहीं भागे। इसके बजाय वे थोड़ी दूरी पर खड़े रहे, सतर्कता और जिज्ञासा
बनाए रखते हुए तांग शियू की बातें सुनकर वे कुछ कदम उनकी ओर बढ़े और उनमें सबसे लंबी लड़की ने पूछा, आप हमें कैसे व्यवस्थित करने की योजना बना रहे हैं? तांग शियू मुस्कुराई, बहुत होशियार बच्चे हो, अपने हम उम्र बच्चों से कहीं ज्यादा समझदार। अभी बता देना ठीक रहेगा, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए यहाँ रहने देना चाहती हूँ। कुछ समय बाद जब और भी बेघर बच्चे यहाँ भेजे जाएंगे तो मैं तुम सबको जिनमीन द्वीप भेज दूंगी। तुम्हें वहाँ कुछ साल रहना चाहिए और फिर अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो मैं तुम्हें वापस घर ले आऊंगी। घर? वो कहाँ है? लड़की ने उत्सुकता से पूछा। तांग शियू ने कहा, ये मेरा घर है, सही मायने में मेरा घर। इसी प्रकार यदि तुम लगन से अध्ययन करो, लगन से मार्शल आर्ट का अभ्यास करो और मेरी स्वीकृति प्राप्त करो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाने और उसे हमारा घर बनाने के लिए तैयार रहूंगा। लड़की ने फिर पूछा, आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि हम मार्शल आर्ट का अभ्यास जारी रखें, क्या आप मार्शल आर्ट जानते हैं? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। लड़की ने अपना सिर घुमाया और बाकी चारों से कुछ फुसफुसाते हुए कहा, फिर तांग शियू की ओर देखकर पूछा, हमारा एक आखिरी सवाल है, आप इतने सारे बेघर बच्चों को गोद क्यों लेना चाहते हैं? हम जैसे बच्चों को? तांग शियू की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने कहा, हालांकि तुम अभी छोटे हो, मुझे विश्वास है कि तुम ये कहावत समझते हो, अनेक हाथों से काम आसान हो जाता है। अगर गली के बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर पढ़ाई करें, मार्शल आर्ट का अभ्यास करें, तो जब तुम बड़े हो जाओगे, अगर कोई हमारे परिवार को परेशान करने की हिम्मत करे तो हमारे पास मिलकर उसका मुकाबला करने और उसे परेशान करने वालों से लड़ने के लिए बहुत से लोग होंगे। क्या तुम मेरी बात से संतुष्ट हो? संतुष्ट? पांचों बच्चों ने कुछ और शब्द फुसफुसाए और सबसे लंबी लड़की ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा। तांग शियू मुस्कुराई, तो फिर मुझे अपने नाम बताओ। सबसे लंबी लड़की ने कहा, मेरा नाम शियाओ जी है, बाकी दो शियाओ लैन और शियाओ किंग हैं, ये दोनों शियाओ यी और शियाओ एर हैं। तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा, आपका कोई उपनाम नहीं है? नहीं, दादाजी ने हमारे उपनाम नहीं बताए, लड़की ने ईमानदारी से कहा। तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो अब से तुम सबका उपनाम तांग होगा। जहां तक तुम्हारे नामों की बात है, मुझे लगता है कि तुम पांचों को उन्हें बदल लेना चाहिए। मैं तुम्हें नए नाम दे दूंगी। लड़की ने पूछा, उनका नाम क्या होगा? तांग शियू ने कहा, हम इनका नाम 5 तत्वों के नाम पर रखेंगे, धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। तुम्हारा नाम तांग शियाओजिन होगा और बाकी 4 का नाम क्रमशः तांग शियाओमू, तांग शियाशुई, तांग शियाओहुओ और तांग शियातू होगा। कैसा रहेगा ये नाम? पांचों बच्चे आपस में सटकर कुछ देर तक फुसफुसाते रहे और अंत में तांग शियू द्वारा दिए गए नए नामों को स्वीकार करने का फैसला किया। दरअसल आखिरकार उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। कुछ मिनट बाद रैंच गाड़ी चलाकर चला गया और तांग शियू, तांग शियाओजिन और बाकी पांचों को विला घुमाने ले गया और उन्हें कुछ जरूरी बातें बताईं। आखिर में पहली मंजिल के गलियारे में उसने कहा, अब से तुम पहली मंजिल पर रहोगी। तांग शियाओजिन का अपना कमरा होगा, तांग शियाओमू और तांग शियाशुई एक कमरा साझा करेगी और तांग शियाओहुओ और तांग शियातू भी एक कमरा साझा करेगी। कल मैं तुम्हें कपड़े और जूते, साथ ही कुछ बुनियादी पाठ्य पुस्तकें खरीदने ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ शिक्षक भी रखूंगा जो तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाना शुरू करेंगे। तुम्हें खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए 2 दाई रखूंगा। और रिंग रिंग रिंग, तांग शियू के फोन की घंटी बजी, जिससे उनकी अगली बातें बीच में ही रुक गईं। तांग शियू ने अपना फोन निकाला और देखा कि कॉलर आईडी ली लाओशान की थी। उसने तुरंत आंसर बटन दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई ली, आपको मुझे कॉल करने का ख्याल कैसे आया? भाई तांग, मैं मोदू में हूँ, क्या आप अभी खाली हैं? चलिए मिलते हैं। ली लाओशान की जोरदार हंसी फोन से सुनाई दी। तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, भाई ली, अगर कोई और समय होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है और शायद मैं जा नहीं सकता। कैसा रहेगा अगर आप सीधे मेरे घर आ जाएं? ये कैसा रहेगा? तुम्हारे घर? ली लाओशान ने आश्चर्य से कहा, इतनी देर से जाने से क्या आपके परिवार को परेशानी नहीं होगी? तांग शियू मुस्कुराई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ली लाओशान हंसते हुए बोले, ठीक है, तो मुझे अपना पता बताइए, मैं अभी चलता हूँ। ओह, क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छी शराब और व्यंजन लाऊं? मैं अभी कुछ देर पहले ही मोदू पहुंचा हूं और होटल में ठहरते ही मुझे बहुत भूख लग गई है। तांग शियू मुस्कुराई, कोई जरूरत नहीं, सीधे आ जाइए। उसने फोन काट दिया। तांग शियू ने ली लाओशान को टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपना पता भेजा, फिर पांचों बच्चों जिन, मु, शुई, हुआ और तू की ओर देखकर कहा, अब से आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी आपसे बस एक ही शर्त है। तांग शियाओजिन ने उत्सुकता से पूछा, क्या आवश्यकता है? तांग शियू ने कहा, मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें पूरब जाने को कहूं तो तुम पश्चिम नहीं जा सकते, अगर मैं तुम्हें खड़े रहने को कहूं तो तुम बैठ नहीं सकते। मेरा आदेश सर्वोपरि है। हम जिन, मु, शुई, हुआ और तू, इन पांचों बच्चों ने भारी मन से सिर हिलाया। आज्ञा पालन, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। अपने दादा द्वारा गोद लिए जाने के बाद उन्हें जो सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाई गई थी वह थी आज्ञाकारी होना। अध्याय 474 ड्रैगन सोल, दूसरा अपडेट। कृपया वोट करें। परिवार में 5 और छोटे बच्चे आ जाने से तांग शियू को कोई परेशानी नहीं हुई। आखिर उन्हें बच्चों की परवरिश का अनुभव था, इसलिए उन्होंने उन्हें एक एक करके नहलाया, फिर अपने 5 ऐसे कपड़े निकाले जो उन्होंने खुद नहीं पहने थे और उन्हें पहना दिए। हालांकि वे कपड़े लबादे जैसे लग रहे थे, लेकिन कम से कम अब उन्हें गंदे कपड़े तो नहीं पहनने पड़ते थे। क्या आपने अभी तक खाया है? तांग शियू ने बैठक कक्ष में बैठे 5 छोटे बच्चों को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। तांग शियाओजिन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, ची नान का नंबर डायल किया और उनसे किसी को खाना पहुंचाने के लिए कहा। खाना पहुंचने से पहले ही ली लाओशान दौड़कर आ गए। भाई तांग, आशा है कि इस देर रात के दौरे से मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। बड़े पेट और हंसमुख चेहरे वाली ली लाओशान के चेहरे पर मुस्कान थी। विला के बैठक कक्ष में उनके पीछे आई उनकी खूबसूरत महिला सचिव के अलावा बाकी 4 अंगरक्षक आंगन में ही रहे। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं भाई ली, चाहे मैं व्यस्त ही क्यों न रहूं, मैं मोदू में आपका स्वागत करने के लिए समय निकाल ही लूंगी। लेकिन ये 5 छोटे बच्चे यहाँ हैं और मुझे इन्हें अकेला छोड़ने की चिंता है, इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से आने का अनुरोध करती हूँ। ली लाओशान की नजर जिन, म्यू, शुई, हुओ और तू पर पड़ी और उसने आश्चर्य से पूछा, वे हैं? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, ये मेरे गोद लिए हुए बच्चे हैं।
तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? उनका अभिवादन करो। नमस्ते अंकल। तांग शियाओजिन समेत 5 बच्चों ने तुरंत आवाज लगाई। ली लाओशान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सभी को नमस्कार। ये कहने के बाद उन्होंने तांग शियू की ओर देखा और अंगूठा ऊपर करके उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, भाई तांग, आप सचमुच अद्भुत हैं। इतनी कम उम्र में इन बच्चों को गोद लेने की आपकी इच्छा सराहनीय है। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शियाओजिन, तुम सब पहले अपने कमरों में जाओ। खाना आते ही मैं तुम्हें बुला लूंगी। भाई ली, आओ आओ यहाँ बैठो। कुछ औपचारिकताओं के बाद तांग शियू अब भी मुस्कुराते हुए बोला, भाई ली, इस बार मोदू की आपकी यात्रा का उद्देश्य? ली लाओशान ने कहा, तुम्हें देखने के लिए। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा प्रभाव इतना अधिक होगा कि भाई ली मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आएंगे। मुझे बताओ, तुम्हें मेरी जरूरत किस लिए है? ली लाओशान ने हंसते हुए कहा, भाई तांग, ज्यादा होशियारी दिखाने से तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बचेंगे। ठीक है, मुझे सच में तुमसे कुछ बात करनी है और यह एक बड़ा मामला है। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए लेकिन चुप रहते हुए उसे जारी रखने का इशारा किया। ली लाओशान ने कहा, भाई तांग, मैं इस बार मुख्य रूप से आपकी मदद मांगने आया हूँ। मुझे शाही राजधानी में कुछ काम है और हाल ही में मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है। दूसरा पक्ष भवन निर्माण सामग्री के व्यवसाय का एक और बड़ा व्यापारी है। उसने कुछ लोगों से संपर्क करके मेरे स्टील का एक बड़ा जत्था जब्त कर लिया है। इसलिए मैं भाई तांग से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे साथ चलें। तांग शियू ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, शायद आप मुख्य मुद्दे पर नहीं आए हैं, है ना? जारी रखिए। ली लाओशान ने एक बार फिर अंगूठा ऊपर करते हुए प्रशंसा की, भाई तांग बड़े चतुर हैं। अगर ये मामूली बातें होती तो मैं आपको परेशान नहीं करता, लेकिन दूसरा पक्ष प्राचीन वस्तुओं का बेहद शौकीन है और वह मेरी मछली की आंत वाली तलवार खरीदना चाहता है। आप जानते हैं, मैंने उस मछली की आंत वाली तलवार को हासिल करने में बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं उसे बेचने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। नतीजतन उसने मुझे एक शर्त लगाने की चुनौती दी और कहा कि उसके पास उससे भी बेहतर प्राचीन तलवार है, जिससे मुझे मजबूर होकर मछली की आंत वाली तलवार को शाही राजधानी में एक गुप्त नीलामी में ले जाना पड़ा। मेरी मछली की आंत वाली तलवार की नीलामी होगी और उसकी तलवार की भी नीलामी होगी। नीलामी में हम दोनों प्राचीन तलवारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे और जो सबसे अधिक बोली लगाएगा वही जीतेगा। तांग शियू ने पूछा, शाही राजधानी की भूमिगत नीलामी? ली लाओशान ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, ये सेतु परिवार द्वारा गुप्त रूप से आयोजित एक गुप्त नीलामी है जो किमिन परिवार का हिस्सा है। कहा जाता है कि यह गुप्त नीलामी किंग राजवंश के उत्तरार्ध से चली आ रही है। चीन गणराज्य और युद्ध के वर्षों के दौरान भी यह गुप्त नीलामी कभी बंद नहीं हुई। अब तक ऐसा लगता है कि इसके 180 सत्र आयोजित हो चुके हैं। प्रत्येक नीलामी में बड़ी संख्या में प्राचीन वस्तुएं और अनोखी चीजें प्रदर्शित होती हैं और मैंने सुना है कि इस बार तो किन सम्राट की मुहर भी होगी। भाई तांग, क्या आपने किन सम्राट की मुहर के बारे में सुना है? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना। यह क्या है? ली लाओशान ने रहस्यमय ढंग से कहा, बेशक, ये किन राजवंश के दौरान शक्ति का प्रतीक महान मुहर है। तांग शियू मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, भाई ली, मुझे अभी भी समझ नहीं आया, आपको मेरी मदद किस काम में चाहिए? धन दौलत के मामले में मैं शायद अभी आपके जितना अमीर नहीं हूँ। ली लाओशान ने कहा, यह पैसे की बात नहीं है, ये सुरक्षा की बात है। क्योंकि 15 साल पहले मैं एक बार शाही राजधानी में एक गुप्त नीलामी में गया था और ऐसे नीलामी घरों की प्रकृति को समझा था। ये बहुत खतरनाक है। अगर कोई बोली लगाने वाला कोई बेहद कीमती प्राचीन वस्तु खरीद लेता है तो उसे निशाना बनाए जाने की पूरी संभावना रहती है। आपकी ताकत बहुत ज्यादा है और आपके अधीन शक्तिशाली विशेषज्ञ भी हैं। अगर आप मेरे साथ आते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। तांग शियू को अचानक बात समझ में आ गई और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सही तारीख क्या है? ली लाओशान ने कहा, चंद्रमा के 10वें महीने का 7वां दिन। तांग शियू ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, दरअसल मुझे भी इस तरह की गुप्त नीलामी में बहुत दिलचस्पी है, तो मैं भी आपके साथ मजे करने चलूंगा। ये सुनकर ली लाओशान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी सुंदर महिला सचिव को इशारा किया, जिसने अपने ब्रीफकेस से एक सुंदर डिब्बा निकाला और उसे तांग शियू को सौंप दिया। ये है। तांग शियू ने अपने हाथ में वह सुंदर डिब्बा लिया और आश्चर्य से पूछा। ली लाओशान ने हंसते हुए कहा, भाई, यह एक बढ़िया वस्तु है जो मैंने कुछ समय पहले प्राप्त की थी, एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ असली ड्रैगन जेड पेंडेंट। यह आपके लिए धन्यवाद का उपहार है। धन्यवाद। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे से ढक्कन खोला। जैसे ही उसकी नजर अंदर रखे जेड के लटकन पर पड़ी, अचानक एक चकाचौंध भरी लाल रोशनी प्रकट हुई, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह एकदम सीधा खड़ा हो गया। ली लाओशान ने आश्चर्य से पूछा, भाई तांग, क्या हुआ? तांग शियू ने अपना सिर घुमाकर ली लाओशान की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने इसे अभी अभी नहीं देखा? ली लाओशान ने उलझन में पूछा, क्या देखना है? तांग शियू ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी निगाहें फिर से उस साफ सुथरे जेड के पेंडेंट पर टिका दी, जिस पर लाल रंग का ड्रैगन का पैटर्न बना हुआ था। उसकी हृदय गति सामान्य से कई गुना तेज थी और उसकी आंखों में अविश्वास का भाव लगातार झलक रहा था। ड्रैगन सोल। इस जेड पेंडेंट के भीतर वास्तव में एक ड्रैगन आत्मा समाहित थी। जब उसने अपनी दिव्य चेतना को मुक्त किया और उसे जेड पेंडेंट में विलीन कर दिया, तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जेड पेंडेंट में एक स्वतंत्र स्थान था और इस स्थान के भीतर 9 पंजों वाले लाल ड्रैगन की ड्रैगन आत्मा निरंतर विचरण कर रही थी। अगर यह किसी साधारण ड्रैगन की ड्रैगन आत्मा होती तो तांग शियू को स्वाभाविक रूप से इतना आश्चर्य नहीं होता, लेकिन 9 पंजों वाला लाल ड्रैगन अमरलोक में भी अत्यंत दुर्लभ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वयस्क 5 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन एक किशोर 9 पंजों वाले लाल ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता। यदि ड्रैगनों को उनकी कीमती और शक्तिशाली विशेषताओं के आधार पर स्थान दिया जाए तो 9 पंजों वाला लाल ड्रैगन निश्चित रूप से शीर्ष 3 में होगा। और ड्रैगन जाति अमरलोक में वे एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति हैं। भले ही वह अमरलोक का सर्वोच्च बन गया था और अपार प्रभाव रखता था, फिर भी वह ड्रैगन जाति को आसानी से उकसाने का साहस नहीं करता था। आखिर किसके पास इतनी महान दिव्य शक्ति है कि वह एक वयस्क 9 पंजों वाले लाल ड्रैगन को पकड़कर उसकी ड्रैगन आत्मा को निकालकर यहाँ सील कर सके? सौभाग्य से जब इस जेड पेंडेंट को काटा और तराशा गया तो यह आंतरिक स्थान को स्पर्श नहीं किया, अन्यथा एक बार काटने और स्पर्श करने पर यह आंतरिक स्थान के विनाश और ड्रैगन आत्मा के विलीन होने का कारण बन जाता। तांग शियू मन ही मन प्रसन्न हुआ और ली लाओशान के प्रति उसकी नजरें पहले से बदल गई थीं। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने धीरे से कहा, भाई ली,
मुझे 2 साल दीजिए, 2 साल बाद मैं आपको एक महान अवसर, एक महान भाग्य प्रदान करूंगा। ली लाओशान ने आश्चर्य से पूछा, एक बड़ा अवसर, एक बड़ा भाग्य, यह क्या है? तांग शियू ने कहा, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन 2 साल में आपको अपने आप पता चल जाएगा। मैं ये ज़ैड का पेंडेंट स्वीकार करता हूँ और 2 साल बाद इसे मेरे द्वारा इस एहसान का बदला समझना। ली लाओशान ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई तांग, आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। मेरे साथ शाही राजधानी तक आने की आपकी तत्परता ही इस एहसान का प्रतिफल है। मुझे तो ये भी चिंता थी कि यह उपहार बहुत छोटा है और आप संतुष्ट नहीं होंगे। तांग शियू ने कहा, यह ज़ैड का पेंडेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह सही है, बहुत जरूरी। तांग शियू की साधना अब एक गतिरोध पर पहुंच गई थी और जितना आगे वह बढ़ता, साधना उतनी ही कठिन होती जाती। हालांकि 9 पंजों वाले लाल ड्रैगन की ड्रैगन आत्मा का होना स्थिति को बदल सकता था। एक बार जब उसकी साधना विशाल स्रोत शून्य ब्रह्मांड एकीकरण कला की अंतिम परत यानी दान के आलिंगन के 9 चरणों तक पहुंच जाती और वह इस ड्रैगन आत्मा को ग्रहण कर लेता, तो यह निश्चित रूप से उसे सीधे प्रथम लोक को पार करके द्वितीय लोक में प्रवेश करने में मदद करता। तांग शियू ने विशाल स्रोत शून्य ब्रह्मांड एकीकरण कला का गहन अध्ययन किया था। एक बार जब वह दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगा, तो यह एक साधारण साधक के अमरता के स्तर में प्रवेश करने के बराबर होगा। कुछ साधक अपना पूरा जीवन ज्ञान प्राप्ति में, दाव की खोज में और अमर बनने में असमर्थ रहते हुए बिता देते हैं। कुछ साधक अनगिनत कठिनाइयों को सहते हैं और अनगिनत वर्षों का समय व्यतीत करते हैं ताकि बड़ी मुश्किल से अमरता प्राप्त कर सकें। और वह, यदि वह उस समय 9 पंजों वाले लाल ड्रैगन की ड्रैगन आत्मा को ग्रहण कर लेता, तो न केवल वह अमरता प्राप्त कर लेता, बल्कि उसे अमर आत्मा का निर्माण करने का अवसर भी मिल जाता। अमर आत्मा और ड्रैगन आत्मा के विलय के बाद वह ड्रैगन जाति की कुछ दिव्य क्षमताओं और गुप्त तकनीकों का अभ्यास कर पाता। ड्रैगन, उनका पूरा शरीर एक अनमोल खजाना है। ड्रैगन, उनका शरीर बेहद मजबूत है। तांग शियू को इस बात का भी पूरा यकीन था कि ड्रैगन सोल को ग्रहण करने के बाद उसके शरीर की ताकत अमर लोगों से कहीं अधिक हो जाएगी और यहाँ तक कि दानव लोक की दानव जाति भी शायद उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। ली लाओशान ने गहरी सोच में डूबे हुए तांग शियू को देखा और उत्सुकता से पूछा, भाई तांग, क्या ये सिर्फ एक ज़ैड का लटकन नहीं है? क्या इसे इतना बड़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत है? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई ली, आपको इससे शायद ज्यादा फायदा न हो, लेकिन मेरे लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी आत्मा को संघनित करना और मन को झकझोर देना वाली कहावत सुनी है? ली लाओशान ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। तांग शियू मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं बताया। मानो ज़ैड का पेंडेंट जेब में रख रहा हो, उसने चुपचाप उसे अपनी स्पेशियल रिंग में डाल दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, चूंकि तुमने इसके बारे में नहीं सुना है, तो चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। मौका मिला तो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। खाना पीना जल्दी ही आ जाएगा, तो चलो कुछ ड्रिंक्स लेते हैं मेरे दोस्त। ली लाओशान मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, तांग के साथ शराब पीना और मांस खाना जीवन के सबसे बड़े सुखों में से एक है। तांग शियू मुस्कुराया और बोला, अब चलिए आपके स्टील के बैच के बारे में बात करते हैं। मुझे आपके स्टील को जब्त किए जाने के बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। ली लाओशान मुस्कुराते हुए बोले, दूसरे पक्ष का शाही राजधानी में काफी दबदबा है। मेरे स्टील के जखीरे को कानूनी तौर पर जब्त करने के लिए उन्हें सिर्फ आधिकारिक हलकों के लोगों की ही जरूरत थी। लेकिन उस आदमी ने कहा कि अगर मैं मछली की आंत वाली तलवार के साथ उस नीलामी में हिस्सा लेता हूं, तो नतीजे चाहे जो भी हों, वह स्टील छोड़ देगा और भविष्य में जब मैं मोदू में व्यापार करूंगा, तो वह न सिर्फ मुझे रोकना बंद कर देगा बल्कि मेरा समर्थन भी करेगा। तांग शियू ने कहा, तो दूसरा पक्ष दुश्मन नहीं है? ली लाओशान ने कहा, वह वास्तव में मेरा दुश्मन नहीं है, बस वह बहुत ही चालाक है और मुझे ये पसंद नहीं है। भविष्य में अगर संभव हो तो मैं उससे जितना हो सके उतना कम संबंध रखने की कोशिश करूंगा। अध्याय 475 प्रमुख शंकाएं। मैजिक सिटी के न्यू वर्ल्ड सेंटर में संगीत कार्यक्रम में जबरदस्त जोश था और झांग शिन्या ने मंच पर पूरे दिल से प्रदर्शन किया, लेकिन उनके दिल की धड़कन तेज थी, जो एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। चाहे उन्हें सुरक्षा विभाग के प्रमुख द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया था कि सुरक्षा खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें तांग शियू से कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए वह अभी भी थोड़ी बेचैन थी। हालांकि इस समय मैजिक सिटी एयरपोर्ट से अभी लौटी लियू चांगशी उससे भी ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि अब तक उन्हें सिर्फ 2 चरमपंथी मिले थे और वे भी मारे जा चुके थे, लेकिन बाकी लोगों का कोई सुराग नहीं था। श्री लियू, निगरानी विभाग को कुछ असामान्य बात पता चली है। सुरक्षा विभाग का एक तकनीकी कर्मचारी धीमी आवाज में बोलते हुए लियू चांगशी के पास दौड़ा। लियू चांगशी के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, क्या असामान्य है? कृपया मेरे साथ आइए। तुरंत ही कई लोग मंच के पीछे स्थापित अस्थायी निगरानी केंद्र की ओर दौड़ पड़े। कमरे में प्रवेश करते ही लियू चांगशी की नजर एलसीडी मॉनिटरों की एक पंक्ति पर पड़ी। श्रीमान लियू, ये न्यू वर्ल्ड सेंटर के चारों प्रवेश द्वारों की निगरानी फुटेज हैं जो हमने दिखाई हैं। कृपया देखें। तकनीकी कर्मचारी ने निगरानी वीडियो फुटेज को कई गुना धीमी गति से चलाया। स्क्रीन पर बयान रेस्टोरेंट की 2 महिलाएं एक चरमपंथी को ले जाती हुई दिखाई दी, जो भीड़ की चौथी पंक्ति से चुपचाप पीछे हट रही थीं। ये महिलाएं कौन हैं? निगरानी वीडियो देखने के बाद लियू चांगशी ने गंभीर भाव से पूछा। तकनीकी कर्मचारी ने सिर हिलाते हुए कहा, स्पष्ट नहीं है। उन सभी ने बेसबॉल कैप और धूप के चश्मे पहन रखे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें हमारे निगरानी कैमरों की लोकेशन भी पता है, क्योंकि वे हमेशा अपना चेहरा कैमरों से छिपाए रखते हैं। जिन 4 लोगों को वे ले गए हैं, उनकी शारीरिक विशेषताओं को हमने राष्ट्रीय डेटाबेस में अपलोड कर दिया है और सूचना डेटाबेस में हमारे सहयोगी उनकी जानकारी खोज रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम बहुत जल्द उनकी पहचान स्पष्ट कर लेंगे। लियू चांगशी की भौहें तन गई थीं और उनकी आंखों में विचारशील भाव झलक रहा था। चारों वीडियो को कई बार रिवाइंड करके देखने के बाद एक फैक्स दस्तावेज भेजा गया। ये जानकारी लियू चांगशी ने इसे एक बार ध्यान से पढ़ा और अचानक उसके दिल में घबराहट पैदा हो गई। चेन बिन, जो कभी शीचांग प्रांत के एक खनन क्षेत्र में विस्फोट का काम करता था, बाद में एक झगड़े के कारण इस्तीफा दे दिया। 3.5 साल तक लापता रहा और फिर से प्रकट होने पर उसके साथ झगड़ा करने वाले या तो सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए या जलकर मर गए। वर्तमान में वह सक्रिय है। पूर्वोत्तर के एक कुख्यात गिरोह का सरगना जियांग लू हत्या के प्रयास के आरोप में 3 साल जेल में रहा और 5 साल पहले रिहा हुआ। तब से उसका कोई पता नहीं चला है। इन 5 वर्षों में उसके ठिकाने का पता लगाना संभव नहीं हो पाया है। रुइजियान शहर के चौथे पीपुल्स अस्पताल में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जिया शियायांग एक एकांत प्रिय व्यक्ति हैं, जो लोगों से घुलने मिलने में अच्छे नहीं हैं।
4 साल पहले एक सर्जरी के दौरान उनके साथ एक चिकित्सीय दुर्घटना हुई थी और हिरासत में लिए जाने और रिहा होने के बाद वे बेरोजगार हो गए। लियू चांगशी ने जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद तकनीकी कर्मचारी की ओर मुड़कर गहरी आवाज में पूछा, केवल 3 लोगों की जानकारी है, चौथे व्यक्ति के बारे में क्या? तकनीकी कर्मचारी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं। चेहरे की तुलना करने के बाद कोई जानकारी नहीं मिली, मानो वह अचानक कहीं से प्रकट हो गया हो। लियू चांगशी ने कुछ देर सोचा, फिर तुरंत कहा, ट्रैफिक विभाग से संपर्क करें और उनसे न्यू वर्ल्ड सेंटर के 5 किलोमीटर के दायरे में पिछले 5 घंटों के सभी ट्रैफिक निगरानी वीडियो की जांच करने को कहें। उनसे कहें कि वे जितनी जल्दी हो सके मुझे भेज दें। हाँ। समय बहुत जल्दी बीत गया। झांग शिन्या का कॉन्सर्ट आखिरकार 3 घंटे बाद खत्म हुआ। ठीक उसी समय यातायात विभाग ने दर्जनों निगरानी वीडियो भेजे। बैंग बैंग, दरवाजा खटखटाया गया और झांग शिन्या, जिसके पास मेकअप हटाने या कपड़े बदलने का समय नहीं था, 2 सहायकों के साथ दौड़कर आए। जब उसे अकेले निगरानी कक्ष में बुलाया गया तो उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हाल है? क्या आपने उन अपराधियों को पकड़ लिया है? लियू चांगशी ने कहा, 2 लोग मारे गए हैं और हम बाकी लोगों की पहचान और उनके ठिकाने की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा हालांकि संगीत कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, फिर भी हजारों दर्शक धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। हमारे लोग बाहर तैनात हैं ताकि वे व्यवस्थित रूप से बाहर निकल सकें। जब सभी हजारों दर्शक चले जाएंगे तभी सुरक्षा खतरा पूरी तरह से खत्म होगा। झांग शिन्या ने पूछा, तांग शियू का क्या हुआ? क्या उसने इस पूरे समय उन अपराधियों का पता लगाने में आपके साथ सहयोग नहीं किया? लियू चांगशी ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी मुझे पक्का पता नहीं है। मैजिक सिटी एयरपोर्ट पर मामला सुझाने के बाद वह सीधे चले गए। क्या आप और वह दोस्त नहीं हैं? क्यों न आप उन्हें फोन करके पूछ लें। मैजिक सिटी हवाई अड्डा? झांग शिन्या ने उलझन में पूछा, मैजिक सिटी एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है? क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ? लियू चांगशी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सही कहा, वे चरमपंथी पागल थे और मैजिक सिटी एयरपोर्ट पर भी उन्होंने। छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। संक्षेप में, अगर आज रात तांग शियू न होता तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। उसने आज रात हजारों लोगों की जान बचाई। हजारों लोग। ये सुनकर झांग शिन्या को न केवल कोई खुशी नहीं हुई बल्कि एक सिहरन सी महसूस हुई। वह चरमपंथियों के उस पागलपन की हद का शायद ही अंदाजा लगा सकती थी जो समाज को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मुझे मेरा फोन दो। झांग शिन्या ने अपनी सहायक से उसका फोन मांगा। तांग शियू से संपर्क किया और पता चला कि तांग शियू किसी कारणवश स्टार ब्लू विला क्षेत्र में जल्दी लौट आया है। उसने तुरंत तांग शियू को बताया कि वह बाद में उससे मिलने जाएगी। लियू चांगशी ने कहा, सुश्री झांग, चलिए साथ चलते हैं। मुझे तांग शियू से भी कुछ बातें करनी है। झांग शिन्या एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाकर बोली, ठीक है, मैं पहले अपना मेकअप हटा लेती हूँ और हम बाद में पूर्वी द्वार पर मिलेंगे। न्यू वर्ल्ड सेंटर के कॉन्सर्ट स्थल के बाहर मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक समूह उत्साह से भरा हुआ बाहर आया। सभी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, मानो आज की रात वाकई बेहद खुशनुमा हो। झांग शिन्या का संगीत कार्यक्रम बेहद सफल रहा। पूरे समय दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही और झांग शिन्या के मधुर गायन ने उन्हें संगीत का एक शानदार अनुभव प्रदान किया। मेरी देवी से यही उम्मीद थी। झांग शिन्या की गायकी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। मुझे भविष्य में कड़ी मेहनत करनी होगी, पैसा कमाना होगा और जब मैं दुनिया के शिखर पर पहुंच जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से अपने दिल की देवी से शादी करूंगा। झाओ लियांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प और लालसा से भरा हुआ था। आस्क 1 दर्जन लोगों ने एक साथ उसकी ओर मध्य उंगलियां उठाईं। अहम अहम। झाओ लियांग ने कुछ बार खांसा, अजीब तरह से हाथ ऊपर उठाए और हंसते हुए कहा, सब लोग इसे गंभीरता से न लें, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आहा, आज रात चांद सचमुच गोल दिख रहा है। चंद्रमा क्या सचमुच गोल है? सबने आसमान की ओर देखा, फिर सबने मिलकर उसकी ओर आंखें घुमाईं। आज मौसम बहुत खराब था, आसमान में घने काले बादल थे, तो चांद कहाँ था? युएकाई की मुस्कान काफी हद तक फीकी पड़ गई और उसने बुदबुदाते हुए कहा, बॉस तांग हमेशा अपना वादा निभाते हैं। उन्होंने कहा था कि वे आज झांग शिन्या के कॉन्सर्ट में आएंगे, लेकिन मैंने उन्हें अभी तक क्यों नहीं देखा? क्या किसी बात ने उन्हें रोक दिया है? हु किंगसोंग चौंक गई, फिर सिर हिलाकर बोली, हाँ सही कहा, बॉस तांग हमेशा अपने वादे निभाते हैं। आज हमने उनके लिए शुरू से अंत तक सीटें आरक्षित रखी थीं, लेकिन वे नहीं आए। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। क्यों न हम उन्हें फोन करके पूछ लें? ठीक है, युएकाई ने कहा, फिर सीधे अपना फोन उठाया, तांग शियू का नंबर डायल किया और कुछ पूछने के बाद फोन काट दिया। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, बॉस तांग के पास वाकई कोई काम है, वो अभी स्टार ब्लू विला एरिया में है। हमारे स्कूल के हॉस्टल अब बंद हैं, तो क्यों न हम एक रात उनके यहाँ रुकें? हु किंगसोंग हिचकिचाते हुए बोली, हम इतने सारे लोग हैं, बॉस तांग के घर में भले ही बहुत सारे कमरे हों, फिर भी पर्याप्त नहीं होंगे, है ना? युएकाई ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक रहेगा। हमारे पास 3 छात्रावास हैं, कुल 12 लोग हैं। अगर हर कमरे में 2 लोग रहें तो ठीक रहेगा। चलो पहले बॉस तांग के घर चलते हैं। अगर वहाँ भी जगह कम पड़ी तो पास में ही कोई होटल ढूंढ लेंगे। चल दर। हु किंगसोंग ने सिर हिलाकर कहा। 3 कारें और 12 लोग तेजी से स्टार ब्लू विला क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। न्यू वर्ल्ड सेंटर कॉन्सर्ट के बैकस्टेज निगरानी कक्ष में लियू चांगशी और सुरक्षा विभाग के 1 दर्जन से अधिक सदस्यों ने दर्जनों निगरानी वीडियो को बार 2 बार देखा। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अगवा किए गए 4 पुरुषों का कोई सुराग नहीं मिला। इसके अलावा 8 रहस्यमयी महिलाएं मानो हवा में गायब हो गईं। उनके जाने का कोई संकेत नहीं मिला। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की पूरी तरह से तलाशी ली, फिर भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। श्री लियू, इन दोनों लोगों को देखिए, इनकी हरकतें बेहद संदिग्ध हैं। हालांकि निगरानी फुटेज में इनके चेहरे कैद नहीं हुए। उन 8 रहस्यमयी महिलाओं की तरह इनके जाने का भी कोई सुराग नहीं है। सुरक्षा विभाग के एक जासूस ने स्क्रीन पर जमे हुए दोनों लोगों की पीठों की ओर इशारा करते हुए कहा। लियू चांगशी ने 10 सेकंड से अधिक समय तक ध्यान से देखा, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये लोग आखिर हैं कौन? ऐसा लगता है कि इन्हें आसपास लगे कैमरों की पूरी जानकारी है और ये जानबूझकर निगरानी फुटेज से बच रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिन 4 लोगों को पकड़ा गया है वे चरमपंथी होने चाहिए। हालांकि इस ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा विभाग के कर्मियों और पुलिस के अलावा कोई और शामिल नहीं था। अचानक उसके शब्द अचानक रुक गए और उसके मन में एक युवा सुंदर चेहरा उभर आया। तांग शियू, क्या ये हो सकता है? लियू चांगशी ने झट से अपने बगल में पड़ी जैकेट को पकड़ा और गहरी आवाज
मैं कहा, मेरे साथ स्टार ब्लू विला क्षेत्र में चलिए, बाकी लोग बात की जिम्मेदारी संभालेंगे। स्टार ब्लू विला क्षेत्र। तांग शियू, ली लाइशान और उनकी महिला सचिव खाने की मेज के चारों ओर इकट्ठा होकर रंग बिरंगे, सुगंधित और स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे थे। पांचों छोटे बच्चों ने इससे पहले कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था और वे सब उसे चट कर रहे थे, उनके मुंह चिकने हो रहे थे। डिंग डोंग, विला के आंगन की घंटी बजी। तांग शियू ने सीधे अपनी चाबी निकाली, उस पर बटन दबाया, फिर उठकर उलझन में पूछा, इतनी देर हो गई है, कौन आएगा? ली लाइशान मुस्कुराई और बोली, भाई तांग बहुत व्यस्त हैं, अगर मेहमान आते हैं तो आप उनका स्वागत कर सकते हैं। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम पेट भर जाने पर चले जाएंगे। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और जैसे ही वह विला हॉल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, उसने देखा कि 3 कारें तेजी से अंदर आईं और पार्किंग के बाद लोगों का एक समूह बाहर निकल आया। बॉस टैंग, आप सचमुच घर आ गए हैं। हु किंगसोंग की बुलंद आवाज सुनाई दी। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, घर पर कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं न्यू वर्ल्ड सेंटर से जल्दी वापस आ गई। आप सबने कॉन्सर्ट देख लिया? हु किंगसोंग ने कहा, हमने काम खत्म कर लिया, क्योंकि तुम हमेशा अपना वादा निभाते हो, लेकिन आज तुमने वादा तोड़ दिया। हमें डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए, इसलिए हम दौड़कर आ गए। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या तुम खाना खा रहे हो? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, कुछ दोस्त आए हैं, सब लोग अंदर आ जाइए। अध्याय 476 एक साथ इकट्ठा होना। इस पल हु किंगसोंग और उसके साथियों ने आंगन में काले सूट पहने 4 अंगरक्षकों को खड़े देखा। उन्होंने तांग शियू को एक अजीब नजर से देखा और फिर उसके पीछे पीछे विला के मुख्य हॉल में चले गए। पहले हु किंगसोंग, झाओ लियांग, मु वानयंग और अन्य लोग तांग शियू के विला में जा चुके थे, लेकिन झाओ लियांग के छात्रावास के बाकी 3 सदस्य नहीं गए थे। हालांकि उन्होंने रास्ते में सुना था कि तांग शियू स्टार ब्लू विला क्षेत्र में रहती हैं, लेकिन उन्हें इतनी आलीशान जगह की उम्मीद नहीं थी। हॉल में प्रवेश करते ही वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित और अभिभूत हो गए, ठीक वैसे ही जैसे दादी लियू ग्रैंड व्यू गार्डन में गई हूँ। भाई तांग, ये कौन है? ली लाओसान भोजन कक्ष से बाहर निकले, समूह को अंदर आते देख उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। तांग शियू मुस्कुराया, भाई ली, ये सब मेरे सहपाठी हैं। ये भाई ली लाओसान हैं, मेरे दोस्त। नमस्कार भाई ली। हालांकि यह ली लाओसान से उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन उनके हावभाव से ही वे समझ गए थे कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आंगन में मौजूद चारों अंगरक्षकों के साथ मिलकर उन्होंने ली लाओसान का अभिवादन किया। ली लाओसान मुस्कुराई, नमस्कार, क्या आप हमारे साथ पेय पीना चाहेंगे? हु किंगसोंग, यू काई और बाकी सबने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया। यू काई ने कहा, आज तो बहुत देर हो चुकी है, हम भाई ली के साथ किसी और दिन ड्रिंक करेंगे। ली लाओसान ने हंसते हुए कहा, तो आप सब बातें कीजिए, मैं अभी अभी शहर से बाहर से आई हूँ और मुझे इतनी भूख लगी है कि मेरा पेट मेरी पीठ से लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगी। समूह ने चौड़ी कमर, चौड़े कंधे और समृद्ध चेहरे वाली ली लाओसान को देखा और मन ही मन अवाक रह गया। वह पहले से ही इतना मोटा था, वह कैसे कह सकता था कि उसे इतनी भूख लगी है कि उसका पेट उसकी पीठ से छू रहा है? उनकी पतली काया का क्या कारण था? तांग शियू मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए बोला, ठीक है, आप लोग आराम से बैठ जाइए। जब सब लोग बैठक कक्ष में बैठ गए तो यू काई ने उत्सुकता से पूछा, बॉस तांग, ये भाई ली कौन है? और आंगन में वे चारों, वे जरूर उनके अंगरक्षक होंगे, है ना? और जो खूबसूरत महिला अभी उनके साथ बाहर आई, वह उनकी सचिव या सहायक लग रही है। तांग शियू ने अंगूठा ऊपर करके मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नजरें तो बहुत तेज हैं। भाई ली उत्तर कोरिया से हैं, इस्पात व्यवसाय में एक बड़े नाम है। हु किंगसोंग का चेहरा अचानक बदल गया, उसने माथे पर हाथ मारा और बोला, मुझे याद आ गया कि वह कौन है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ली लाओसान, पूर्वोत्तर का इस्पात उद्योगपति, जिसकी संपत्ति 100 अरब युआन से अधिक है। वह वाकई कोई बड़ा आदमी है, मैंने एक बार आर्थिक रिपोर्ट में उसका साक्षात्कार देखा था। हे भगवान, बॉस तांग, आप तो कमाल के हैं, आप इतने अद्भुत व्यक्ति को जानते हैं। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं भाई ली से मिली थी तब मुझे उनकी पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वैसे भी दोस्ती करते समय आपको दूसरे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की परवाह करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपके व्यक्तित्व आपस में मेल खाते हैं आप दोस्त बन सकते हैं। हु किंगसोंग ने अंगूठा ऊपर करके प्रशंसा की, बॉस तांग से यही उम्मीद थी। ये शब्द भले ही हल्के फुल्के और अनौपचारिक लगे, लेकिन इनमें सच्चाई भरी है। वाकई शानदार। युए काई ने भी पूरी सहमति जताते हुए कहा, बॉस तांग, पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत काबिल हूँ। अपने परिवार की वजह से मैंने अपने पिता के साथ व्यापार जगत में कई लोगों से मुलाकात की है, लेकिन अब आपके सामने मैं बिल्कुल फीका पड़ गया हूँ। अब से आप मेरे आदर्श हैं, आइए मेरे नतमस्तक हो जाइए, भाड़ में जाओ। तांग शियू ने शरारती अंदाज में शाप दिया। डिंग डोंग, आंगन की घंटी फिर बजी। तांग शियू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ये कौन है? मेरा इलाका पहले इतना शांत रहता था, आज रात इतना चहल पहल क्यों है? बोलने के बाद उसने अपनी चाबी पर रिमोट का बटन दबाया। विला के मुख्य हॉल से बाहर निकलते ही उसने देखा कि लियू चांशी, सुरक्षा विभाग के कई सदस्यों के साथ साथ झांग शिन्या और उसका मैनेजर भी आंगन के गेट से अंदर जा रहे हैं। विभाग प्रमुख लियू शिन्या। तांग शियू मुस्कुराई और उनका अभिवादन करने चली गई। तांग शियू को देखकर झांग शिन्या के चेहरे पर थोड़ी सी उत्तेजना झलक रही थी। वह पहले तो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन लियू चांशी की ओर देखते ही उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। लियू चांशी के चेहरे पर कुछ गंभीरता थी और उन्होंने कहा, तांग शियू, आपको इतनी देर रात परेशान करने के लिए मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है। इसलिए तांग शियू मुस्कुराई, कोई बात नहीं, वैसे मेरे घर पर काफी मेहमान हैं, पहले मैं उनका स्वागत कर लूं, फिर हम मेरे अध्ययन कक्ष में जाकर बात करेंगे। मेहमान? लियू चांशी चौंक गया, उसे तुरंत न्यू वर्ल्ड सेंटर के पास प्रकट हुए रहस्यमय लोगों की याद आ गई। उसने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया और तांग शियू के पीछे पीछे विला में चला गया। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वो देवी झांग शिन्या, किंगसोंग, मुझे जल्दी से चुटकी काटो, मुझे देखने दो कि मैं सपना देख रहा हूँ या नहीं। झाओ लियांग ने दरवाजे की ओर देखा और जब उसकी नजर लियू चांशी और अन्य लोगों से हटकर झांग शिन्या पर पड़ी तो वह तुरंत अविश्वास से चिल्लाते हुए उछल पड़ा। हु किंगसोंग ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह भी स्तब्ध था। इस पल शायद केवल 2 ही लोग होश में थे, मु वानयंग और यू काई। मु वानयंग पूरी शाम बहुत शांत रही थी और झांग शिन्या को देखकर उसे अचानक और भी बुरा लगा। दूसरी ओर यू काई ने झांग
शिन्या को एक अजीब नजर से देखा, फिर अपनी निगाहें तांग शियू की ओर घुमा लीं। तांग शियू ने अपने सहपाठियों के हाव भाव देखे और मन ही मन मुस्कुराया। हालांकि आगे परिचय देने में उसे आलस आ रहा था, इसलिए उसने बस इतना कहा, आप सब मजे करते रहिए, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकता। शिन्या, तुमने अभी अभी अपना कॉन्सर्ट खत्म किया और सीधे यहाँ आ गई, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। इन्हें खाने के कमरे में ले चलो, मेरा दोस्त वहाँ खाना खा रहा है और मेरे गोद लिए हुए कुछ बच्चे भी, आप सब अंदर जाइए और कुछ खा लीजिए। झांग शिन्या ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं आपके साथ अध्ययन कक्ष में जाना चाहती हूँ। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम आ भी जाओ तो भी तुम हमारी चर्चाओं में शामिल नहीं हो पाओगे। चिंता मत करो, आज का मामला सुलझ गया है और इसका नतीजा काफी संतोषजनक रहा है। जाओ खाना खा लो। मैं झांग शिन्या एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अंत में आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। इस दृश्य पर मुवानयन को छोड़कर बाकी सब लोग पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी सुपरस्टार देवी झांग शिन्या एक आज्ञाकारी युवती की तरह व्यवहार करेगी। आखिर तांग शियू के साथ उनका रिश्ता क्या था? अरे, और मेहमान ली लाओसान भोजन कक्ष से बाहर आए। झांग शिन्या पर नजर पड़ते ही उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, लेकिन लियू चांगशी को देखते ही उनका चेहरा बदल गया। तुरंत ही वे लियू चांगशी की और बड़े, उनके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, विभागाध्यक्ष लियू। श्रीमान लियू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। लियू चांगशी मुस्कुराए और बोले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तांग शियू ने जिस मेहमान का जिक्र किया था वह आप होंगे। भाई ली, कई साल बीत गए और आप आज भी उतने ही आकर्षक हैं। ली लाओसान दिल खोलकर हंसे, ये सब आपकी वजह से है भाई लियू। वैसे आप और तांग शियू। लियू चांगशी मुस्कुराए और बोले, मैं तांग शियू का दोस्त हूँ, मैं इस बार उनसे कुछ मामलों पर चर्चा करने आया हूँ। ली लाओसान का दिल घबरा गया और उसकी सवालिया निगाहें तुरंत तांग शियू की ओर मुड़ गईं। वह लियू चांगशी की असली पहचान जानता था। कई साल पहले पूर्वोत्तर में एक बड़े मामले के दौरान जब राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के लोग लंबे समय तक वहां रुके थे, तब वे कुछ समय के लिए संपर्क में थे। वह परेशान हो गया, उन्हें चिंता थी कि लियू चांगशी द्वारा तांग शियू से संपर्क करने से तांग शियू के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तांग शियू मुस्कुराया, भाई ली, विभाग प्रमुख लियू और मैं सचमुच दोस्त हैं। चिंता मत करो, आप सब पहले खाना खा लीजिए, हमारी बातचीत खत्म होने के बाद मैं नीचे आकर आप सबके साथ पीऊंगा। ये ली लाओसान थोड़ा हिचकिचाई। लियू चांगशी मुस्कुराए और बोले, भाई ली, तांग शियू ने मेरी बहुत मदद की, इस बार यहाँ आने का एक कारण उन्हें धन्यवाद देना भी है। अगर यह अतीत की बात होती तो वह ली लाओसान को कभी भी स्पष्टीकरण नहीं देता, लेकिन ये जानकर कि ली लाओसान तांग शियू का मित्र है, वह स्वाभाविक रूप से अनादर नहीं करना चाहता था। तांग शियू की क्षमताओं और पहचान से परे आज रात तांग शियू के कार्यों ने ही उसे कृतज्ञता से भर दिया था। ये सुनकर ली लाओसान ने तुरंत राहत की सांस ली, सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आपको कुछ बातें करनी है तो कीजिए, जब आपकी बात खत्म हो जाए तो अगर भाई लियू के पास समय हो तो चलिए कुछ पे पीते हैं। ठीक है। लियू चांगशी ने सिर हिलाया और तांग शियू के पीछे पीछे ऊपर चली गई। अध्ययन में तांग शियू ने लियू चांगशी को बैठने का इशारा किया और फिर लापरवाही से अलमारी से लाल शराब की एक बोतल निकाली। 2 गिलास भरने के बाद उन्होंने एक गिलास लियू चांगशी को देते हुए कहा, विभाग प्रमुख लियू, हमने जरूरी सारी बातें कर ली हैं। आप इतनी देर से मुझसे मिलने आए हैं, क्या आपको कोई और काम है? लियू चांगशी ने लाल शराब का गिलास उठाया, लेकिन उसे अपने सामने रखी कॉफी टेबल पर रख दिया। तांग शियू को घूरते हुए उसने पूछा, तांग शियू, हमारे सुरक्षा विभाग के बारे में तुम कितना जानते हो? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, ज्यादा कुछ नहीं। लियू चांगशी ने कहा, चूंकि आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारा सुरक्षा विभाग देश के भीतर स्थिरता बनाए रखने और देश के अंदर मौजूद हानिकारक समूहों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है। हम देश में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ साथ लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए किसी भी अस्थिरता पैदा करने वाले कारकों की जांच करते हैं। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा और फिर लियू चांगशी ने कहा, हालांकि आज रात जो हुआ उसके संदर्भ में भले ही झांग शिन्या का संगीत कार्यक्रम सुचारू रूप से समाप्त हो गया और हवाई अड्डे को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हमने केवल 2 चरमपंथियों को ही मार गिराया। अगर मेरा अनुमान सही है तो इस चरमपंथी समूह में लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक है। आज रात हमारे सुरक्षा विभाग ने सार्वजनिक सुरक्षा विभाग और यातायात विभाग के साथ मिलकर कुछ मामलों की जांच की और पाया कि न्यू वर्ल्ड सेंटर के पास कुछ रहस्यमय लोग दिखाई दिए। उन्होंने कुछ गतिविधियां की और बहुत ही गुप्त तरीके से गायब हो गए। इस समय लियू चांगशी ने बिना पलक झपकाए तांग शियू की आंखों में देखा और आगे कहा, मैं तुम्हारे पास केवल एक ही उद्देश्य से आया हूँ और वह है सच्चाई जानना। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, विभाग प्रमुख लियू, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप जांच विभाग में जा सकते हैं। आपके अधिकार और क्षमता को देखते हुए परिणाम पता लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप मुझे ढूंढने यहाँ क्यों आए हैं? लियू चांगशी ने सिर हिलाते हुए कहा, तांग शियू, आज रात के ऑपरेशन में हमारे अलावा सिर्फ तुमने हिस्सा लिया। न्यू वर्ल्ड सेंटर के चारों मुख्य प्रवेश द्वारों पर एक एक चरमपंथी को पकड़ा गया और फिर चुपचाप ले जाया गया। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। तांग शियू ने जानबूझकर भौहें चढ़ाकर कहा, मुझे सचमुच नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लियू चांगशी ने तांग शियू को ध्यान से देखते हुए एक एक शब्द करके कहा, तांग शियू, हम दोनों बुद्धिमान लोग हैं। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इसे इतनी स्पष्ट रूप से बताऊं? या तुम चाहते हो कि भविष्य में हमारा सुरक्षा विभाग तुम पर लगातार नजर रखे और फिर हम तुम्हारे जरिए उन लोगों को ढूंढें? अध्याय 477 खतरा। लियू चांगशी के आक्रामक रवैये का सामना करते हुए तांग शियू ने जरा भी भय नहीं दिखाया। उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और शांत भाव से कहा, मंत्री लियू, मुझे सचमुच नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। लियू चांगशी ने कड़े स्वर में कहा, आप इसे मेरी धमकी समझ सकते हैं। तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोली, मैं बहुत डरपोक हूं और मुसीबत से सबसे ज्यादा डरती हूं। हालांकि मुझमें एक खूबी भी है और वो ये कि मैं धमकियों से नहीं डरती। भले ही आप राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग से हैं, लेकिन अगर आप बिना किसी सबूत के मुझे परेशान करना चाहते हैं तो आपको इसके अंजाम के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, हालांकि तांग परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन दुबला पतला ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। आपको ये सिद्धांत समझना चाहिए। आप लियू चांगशी के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी। पहले तो वह हमेशा दूसरों को धमकाता था, लेकिन अब तांग शियू उसे धमका रहा था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तांग शियू की धमकी बेहद असरदार थी। हालांकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग का सदस्य था, लेकिन राजनीतिक मामलों में वह किसी और से कहीं अधिक जानकार था। एक बार तांग परिवार अपना प्रभाव जमा लेता तो उसके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती और शायद उसकी कुर्सी भी खतरे में पड़ जाती। 2 मिनट की चुप्पी के बाद लियू चांगशी ने आखिरकार एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई और सिर हिलाते हुए कहा, तांग शियू, मैं कई लोगों को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें समझना मेरे बस की बात नहीं है। अगर मुझे ये पता न होता कि तुम अभी 20 साल के आसपास ही हो तो मैं सचमुच किसी बुद्धिमान बुजुर्ग से मिलने की कल्पना करता। मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मुश्किलों को समझोगे। जब तक मैं उन रहस्यमय लोगों की जांच और बचे हुए चरमपंथियों के ठिकाने का पता नहीं लगा लेता, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि उन रहस्यमय लोगों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक उन चरमपंथियों की बात है, शायद उनके शरीर हवा में गायब हो चुके हैं। संक्षेप में, आइए अब चरमपंथियों के बारे में बात करना बंद करें। क्या? लियू चांगशी अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था, अन्यथा वह इस पद तक नहीं पहुंच पाता। तांग शियू की बातों से उसे बचे हुए चरमपंथियों के अंजाम का पता चल चुका था। तांग शियू ने कहा, मंत्री लियू, मैंने वह कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए था और जो नहीं कहना चाहिए था। यदि आप आज रात की घटनाओं से अब भी संतुष्ट हैं, तो मुझे उम्मीद है कि चरमपंथियों का मामला यहीं समाप्त हो जाएगा। मैं, तांग शियू, ईमानदारी से कार्य करता हूं और यह आश्वासन देता हूं कि मैं देश को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप भविष्य में मेरे जीवन में दखल न दें और मैं आपको कोई परेशानी नहीं दूंगा। लियू चांगशी के होंठ कई बार फड़फड़ाए। वह सचमुच तांग शियू के मन की बात जानना चाहता था, पूरी कहानी और उन रहस्यमय लोगों की उत्पत्ति को समझना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था और न ही उसकी हिम्मत थी। अचानक उनका मन बदल गया और उन्होंने कहा, तांग शियू, आपने इतना कुछ कह दिया है, अब मुझे कुछ और नहीं कहना है। हालांकि कृपया हमारे सुरक्षा विभाग में शामिल होने पर पुनर्विचार करें। यदि संभव हो तो मैं दिल से आशा करता हूं कि आप जल्द ही हमारे साथ जुड़कर देश के लिए कुछ कर सकें। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं कॉलेज से स्नातक होने से पहले किसी भी विभाग में शामिल होने पर विचार नहीं करूंगा। लियू चांगशी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तांग शियू, क्या तुम नहीं जानते कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है? तुम्हारी विशेष क्षमताएं ही तो हमें चाहिए। तांग शियू ने कहा, मंत्री लियू, मेरा मानना है कि दुनिया विशाल और चमत्कारों से भरी है। जब तक आपका सुरक्षा विभाग लगन से खोज करता रहेगा, देश में कई असाधारण लोग और घटनाएं मौजूद रहेंगी। इसलिए मेरे जैसे एक और व्यक्ति से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और मेरे जैसे एक व्यक्ति के कम होने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे चुपचाप अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, आगे की बातों पर बाद में चर्चा की जा सकती है। लियू चांगशी ने तांग शियू को गौर से देखा, फिर सोफे से उठकर कहा, चूंकि आपका रवैया इतना स्पष्ट है, इसलिए मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा। उन चरमपंथियों के बारे में मिली खुफिया जानकारी के संबंध में हमारा सुरक्षा विभाग जांच जारी रखेगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप मुझे वह सब कुछ बता देंगे जो आप जानते हैं। ठीक है। तांग शियू भी खड़ा हो गया और बोला। इसके बाद तांग शियू ने सुरक्षा विभाग के लोगों को विदा किया। जब वह बैठक कक्ष में लौटा तो उसे पता चला कि ली लाओशान अपने लोगों के साथ पहले ही जा चुका है और तांग शियू के लिए कल दोपहर के भोजन का संदेश छोड़ गया है। तांग शियू, चलो बात करते हैं, झांग शिन्या ने सबकी निगाहों के सामने धीमी आवाज में कहा। तांग शियू ने तांग शियाओजिन और झांग शिन्या के पीछे चल रहे 5 अन्य बच्चों को देखते हुए सिर हिलाया और कहा, काफी देर हो चुकी है, आपको आराम करना चाहिए। मैं कल सुबह ठीक 4 बजे आपको जगह दूंगी। हम 5 बच्चे बहुत आज्ञाकारी थे। हालांकि भोजन का आधा समय ही बीता था, फिर भी वे दयालु और मिलनसार झांग शिन्या को बहुत पसंद करने लगे थे। फिर भी उन्होंने तांग शियू की बात सुनी और आराम करने के लिए अपने कमरों में लौट गए। यू काई ने कहा, बॉस टैंग, हम। तांग शियू ने उस कमरे की ओर इशारा करते हुए जहां तांग शियाओजिन और अन्य लोग ठहरे हुए थे, सिर हिलाते हुए कहा, पर्याप्त जगह नहीं है। यूए काई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, हम होटल में रुक जाएंगे। दरअसल हम देर रात सिर्फ ये देखने आए थे कि तुम ठीक हो या नहीं। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं कल स्कूल जाऊंगी। यूए काई ने सिर हिलाकर कहा, तो अब हम चलते हैं, कल मिलते हैं। अचानक मुवानयंग आगे बढ़ी, तांग शियू को देखा, फिर झांग शिन्या को देखा और अपनी आंखों में विचारशील भाव लिए बोली, तांग शियू, हम चारों लड़कियों के लिए होटल में रहना बहुत सुविधाजनक नहीं है। क्या आपके पास यहाँ कुछ कमरे खाली हैं? अगर हम यहाँ रुक जाएं तो ठीक रहेगा। तांग शियू ने कहा, 4 लड़कियां 2 कमरों में रह सकती हैं। आप यहाँ पहली बार नहीं रह रही हैं, अपने कमरे खुद चुन लीजिए। शिन्या और मैं पहले अध्ययन कक्ष में जाकर कुछ बात करेंगे। 1 मिनट बाद तांग शियू और झांग शिन्या अध्ययन कक्ष में आए। तांग शियू अपनी पिछली जगह पर बैठ गए, लेकिन उनका रवैया बिल्कुल अलग था। झांग शिन्या के कुछ हैरान चेहरे को देखकर उन्होंने सिगरेट निकाली, उसे जलाया, एक कश लिया और मुस्कुराते हुए कहा, देखो सुपरस्टार, तुमने मुझसे बात करने की बात कही थी, ये तो बहाना ही होगा, है ना? तुम्हारे अभी के हैरान चेहरे को देखकर साफ है कि तुम्हारा इरादा सिर्फ मुझसे बात करने का नहीं है, ये तो बस मेरे साथ अकेले रहने का बहाना है। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? झांग शिन्या होश में आए और तांग शियू की बातें सुनकर हंसते हंसते रोते हुए बोली, तांग शियू, मुझे लगता है तुम सच में बहुत आत्ममुग्ध हो। हालांकि मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत प्रशंसा करती हूँ, लेकिन अभी तुमसे प्यार करने का समय नहीं आया है। मैं बस कुछ बातों में उलझी हुई थी। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, क्या मुद्दे हैं? झांग शिन्या के होठों पर मुस्कान थी और उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, मैं ज्यादा सुंदर हूँ या मुवानयंग? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, अगर आप अभी पूछें तो मैं निश्चित रूप से कहूंगी कि आप ज्यादा सुंदर हैं। अगर यह किसी और समय की बात होती और मुवानयंग मुझसे पूछती तो मैं निश्चित रूप से कहती कि वह ज्यादा सुंदर है, और अगर आप दोनों मौजूद होती तो मैं निश्चित रूप से कहती कि आप दोनों ही सुंदर हैं। झांग शिन्या ने तांग शियू को एक आकर्षक अंदाज में आंखें घुमाते हुए गुस्से से कहा, तुम सब मर्द एक जैसे हो, सब कहते कुछ हो और मतलब कुछ और, कभी सच नहीं बोलते। तांग शियू अचंभित होकर हंसी। मैं तो बस एक सुखद बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ। औरतें सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती हैं और मैं निश्चित रूप से अपने सामने खड़ी इस खूबसूरत महिला को नाराज नहीं करूंगी। बोलने के बाद तांग शियू अचानक रुक गया। उसने अनजाने में अपने होंठों को छुआ, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे।
उसे एहसास हुआ कि उसकी भावनात्मक समझ में कुछ वृद्धि हुई है, क्योंकि अगर पहले ऐसा होता तो वह कभी भी वह बात कहने के बारे में नहीं सोचता जो उसने अभी कही। क्या ऐसा हो सकता है कि वह यू काई और हु किंगसोंग के साथ रहने से प्रभावित हुआ हो? झांग शिन्या ने उस विषय पर बात करना बंद कर दिया और इसके बजाय पूछा, तांग शियू, तुमने आज रात क्या किया? मंत्री लियू बहुत रहस्यमय थे और जब मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने केवल एक मोटा मोटा खाका ही दिया। वे चरमपंथी तो खौफनाक हैं, क्या उन सभी को सजा मिल गई है? तांग शियू ने कहा, बिल्कुल सही, उन सभी को उनकी करनी का फल मिल गया है। झांग शिन्या के चेहरे पर एक जटिल भाव दिखाई दिया और कुछ क्षण की झिझक के बाद उसने कहा, तांग शियू, क्या आप मेरी एक विनती पूरी कर सकते हैं? आगे बढ़ो। तांग शियू ने कंधे उचकाए और मुस्कुराई। झांग शिन्या ने कहा, आखिरकार ये कानून द्वारा शासित समाज है। हालांकि मुझे आपके और मेरे संसार के बीच के अंतर स्पष्ट रूप से नहीं पता, फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ कि भविष्य में आप लापरवाही से लोगों की हत्या न करें। एक व्यक्ति की शक्ति वास्तव में बहुत अधिक होती है और कुछ अधीनस्थों का होना भी अच्छा है, लेकिन राज्य की विशाल मशीनरी की तुलना में यह अभी भी बहुत पीछे है। मुझे डर है कि एक दिन आप, तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको पूरी सच्चाई से बता सकता हूँ कि मैंने जिन लोगों को मारा वे सभी मरने के लायक थे। उदाहरण के लिए इस बार सचमुच मेरे हाथों कई लोग मारे गए, लेकिन वे सभी खून से सने जल्लाद थे। आज रात अगर मेरे अधीनस्थ न होते तो आपका संगीत कार्यक्रम नरक बन जाता, कम से कम दसियों हजार लोग बम धमाके में मारे जाते और हवाई अड्डे पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक मारे जाते। इसके अलावा हांगकांग की घटना की बात करते हैं, मैंने उन लोगों को इसलिए मारा क्योंकि उनमें से लगभग सभी के हाथों में इंसानी जिंदगियां थीं और उन्होंने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था। मैं कई अच्छे लोगों को बचाने के लिए एक बुरे व्यक्ति को मारता हूँ। क्या आपको लगता है कि मुझे उन्हें मारना चाहिए? झांग शिन्या ने कहा, लेकिन क्या वहाँ अभी भी पुलिस नहीं है? तांग शियू ने पूछा, हाँ, पुलिस तो थी ही, लेकिन मेरे मारने से पहले वे जिंदा और ठीक ठाक कैसे थे? वे लंबे समय से बुराई कर रहे थे, है ना? यह झांग शिन्या अवाक रह गई। तांग शियू ने सिगरेट का एक कश लिया और मुस्कुराते हुए कहा, शिन्या, मैं तुम्हारी नेक नियत को समझ सकता हूँ, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं न केवल अच्छे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि अपनी पूरी क्षमता से उनकी मदद भी करूंगा। जहां तक बुरे लोगों की बात है, अगर खबर लीक नहीं हुई तो मैं उन्हें मार डालूंगा, लेकिन अगर खबर लीक होने की संभावना हुई तो मैं स्वाभाविक रूप से आग भड़काने और कानून के हवाले करने जैसे अन्य तरीके अपनाऊंगा। झांग शिन्या ने राहत की सांस ली और उसके खूबसूरत चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा है कि तुम जानती हो कि क्या करना है। जब से हम मिले हैं तुमने मेरी कई बार मदद की है। मेरे दिल में तुम्हारा बहुत महत्व है, ठीक वैसे ही जैसे लुलू का है, इसलिए अपना ख्याल रखना। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर अचानक पूछा, आज रात ओयांग लुलू इतनी शांत क्यों है? उसके सामान्य स्वभाव के अनुसार उसे अब तक मेरे पास दौड़कर आ जाना चाहिए था, है ना? अध्याय 478 रात्रि वार्ता। भाइयों और बहनों, शरद ऋतु के मध्य पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। झांग शिन्या ने हंसते हुए कहा, मेरे कॉन्सर्ट से पहले लुलू ने मुझे फोन किया और कहा कि उसे एक जरूरी काम है और वह आज रात नहीं आ पाएगी। हालांकि कॉन्सर्ट के बाद वह मुझसे मिलने आई और जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आ रही हूँ तो वह तुरंत घर वापस चली गई। तांग शियू ने पूछा, वह अचानक मैजिक सिटी में आ गई है और रहस्यमय तरीके से किसी चीज की तैयारी कर रही है। क्या आपको पता है कि वह क्या करने वाली है? झांग शिन्या ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पक्का नहीं पता। उसने बस इतना कहा कि वह कुछ दिनों में मुझे एक बड़ा सरप्राइज देगी। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, छोड़ो, अगर वह रहस्यमयी रहना चाहती है तो रहने दो। काफी देर हो चुकी है और हमने उन सभी बातों पर चर्चा कर ली है जिन पर आप चर्चा करना चाहते थे। क्या आप यहाँ रात रुकने की योजना बना रहे हैं या अपने प्रबंधक को लेकर जा रहे हैं? झांग शिन्या ने कहा, कॉन्सर्ट खत्म हो गया है, लेकिन हमें अभी भी अपने साझेदारों के साथ हिसाब किताब निपटाना बाकी है। मैं आज रात यहाँ नहीं रुकूंगी। ली लाओशान ने आपको कल दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया है, तो चलिए कल रात साथ में डिनर करते हैं। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मैंने देखा है कि आजकल मेरे पास डिनर के कई कार्यक्रम हैं। ठीक है, अगर कल रात कोई खास बात नहीं हुई तो चलिए बान रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। वे पहली मंजिल पर पहुंचे। तांग शियू ये देखकर हैरान रह गया कि झांग शिन्या के मैनेजर के अलावा मु वानयंग अभी भी जाग रही थी और सोफे पर बैठकर चुपचाप दो फैशन पत्रिकाएं पलट रही थी। झांग शिन्या को गेट से बाहर छोड़ने के बाद वह बैठक में लौटा और मु वानयंग को देखा जो खड़ी हो गई थी। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम अभी तक आराम क्यों नहीं कर रही हो? मु वानयंग ने हंसते हुए कहा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। तांग शियू चलकर उसके सामने बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं तुम्हें बाहर कुछ खाने के लिए ले जाऊं? मु वानयंग ने आश्चर्य से कहा, क्या तुमने पहले ही खाना नहीं खा लिया? तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ निवाले और दो घूंट लिए थे, फिर आप सब आ गए। बाकी तो आप जानते ही हैं, मैंने तो अब तक कुछ खाया ही नहीं है। मु वानयंग हंसते हुए बोली, तो फिर चलो रात के बाजार में कुछ खाने चलते हैं। मुझे पता है कि पास में ही एक रात का बाजार है जहाँ बढ़िया बारबेक्यू मिलता है। मैंने बहुत दिनों से शराब नहीं पी है और आज रात मुझे थोड़ी बियर चाहिए। तांग शियू मुस्कुराई, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने झांग शिन्या का कॉन्सर्ट देखा और आप बहुत अच्छे मूड में हैं? किसी दिन जब हम दोनों के पास समय होगा तो मैं झांग शिन्या को किसी केटीवी में गाने के लिए आमंत्रित करूंगी और फिर वह आपको एक निजी कॉन्सर्ट दे सकती है। मु वानयंग ने सिर हिलाते हुए कहा, इसके विपरीत मेरा मूड न केवल खराब है बल्कि मैं थोड़ी उदास भी महसूस कर रही हूँ। मैं पीना चाहती हूँ और यह मेरे दुखों को भुलाने का एक तरीका है। दुख? तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा, लोग कहते हैं कि जवानी को दुख का स्वाद नहीं पता होता। तुम तो अभी इतने छोटे हो, अभी भी स्कूल के लाडले माहौल में जीवन का आनंद ले रहे हो, तुम्हें इतनी परेशानी कैसे हो सकती है? मु वानयंग ने कहा, चलो चलते हैं, हम रात के बाजार में खाना खाते हुए बातें कर सकते हैं। 10 मिनट बाद तांग शियू और मु वानयंग पास की एक नाश्ते की गली में दिखाई दिए। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, फिर भी गली में काफी रोशनी थी और चहल पहल थी। सड़क के दोनों ओर खुले में लगे बारबेक्यू स्टॉलों पर कई पुरुष और महिलाएं बैठकर खा पी रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। तथापि तांग शियू और मु वानयंग के आगमन ने अब भी काफी ध्यान आकर्षित किया। अधिकतर निगाहें मु वानयंग पर टिकी हुई थीं। मालिक, भेड़ के 20 कबाब और
कुछ और। मुवानयन ने कुशलतापूर्वक दुकान मालिक को आवाज दी, फिर तांग शियू की कलाई पकड़कर अंदर एक एकांत कोने में एक मेज की ओर चल पड़ी। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, आप इस जगह से बहुत परिचित लगते हैं, क्या आप पहले भी अक्सर यहाँ आते रहे हैं? मुवानयन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपने छात्रावास के साथियों के साथ यहाँ कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन इतनी देर से आना पहली बार है। तांग शियू मुस्कुराया, कुछ और चीजें मंगवाईं और बारबेक्यू स्टॉल के मालिक द्वारा लाई गई बियर की 2 बोतलें खोलकर 2 गिलास भरने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम आखिरकार मुझे बता सकते हो कि तुम्हें किस बात की परेशानी है ना? मुवानयन ने कहा, 2 बातें। कौन से 2? तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा। मुवानयन ने कहा, पहले पुरुष, दूसरे व्यवसाय। तांग शियू ने मुवानयन को अजीब भाव से देखा, वह उसके जवाबों से अचंभित थी। मुवानयन, तुम राजसी राजधानी की सर्वोत्कृष्ट सुंदरी और मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत छात्रा हो, फिर भी तुम्हें पुरुषों की चिंता सताती है? ये कैसा अंतर्राष्ट्रीय मजाक है? अगर तुम्हें कोई पुरुष चाहिए होता तो बस एक उंगली के इशारे से ही इतने सारे पुरुष तुम्हारे पास आ जाते कि हमारे स्कूल से लेकर राजसी राजधानी तक कतार लग जाती। मुवानयन ने तांग शियू को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, अपना गिलास उठाया और उसमें मौजूद सारी बियर पी गई। गिलास नीचे रखते हुए उसने कहा, अभी तक तो मुझे सिर्फ एक ही आदमी अच्छा लगा है, लेकिन इस आदमी के आसपास एक के बाद एक कई खूबसूरत औरतें हैं, जिससे मुझे बहुत दबाव महसूस हो रहा है। कौन है भाई? तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा। पूछने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ और वह मन ही मन कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। असहजता से बचने के लिए उन्होंने मुस्कुराते हुए झट से विषय बदल दिया और कहा, लड़का ढूंढने की कोई जल्दी नहीं है, तुम अभी जवान हो और भविष्य में तुम्हें कई अच्छे पुरुषों से मिलने का भरपूर समय मिलेगा। चलो व्यापार की बात करते हैं, क्या तुम खुद भी व्यापार करती हो? मुवानयन ने तांग शियू के विचारों को भांप लिया और मन ही मन आह भरी। चूंकि तांग शियू इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुवानयन ने समझदारी दिखाते हुए इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया और जवाब दिया, हाँ, मैंने हाई स्कूल में कुछ छोटे मोटे व्यवसाय शुरू किए थे। हालांकि आमदनी ठीक ठाक थी और मैं आराम से जीवन जी रही थी, लेकिन जिन शहर में तुमसे मिलने के बाद से मैं दिवालिया होने की कगार पर हूँ। गर्मियों में मैंने कुछ अन्य व्यवसायों में निवेश किया, लेकिन शुरुआत में सब कुछ मुश्किल होता है और कारोबार बस ठीक ठाक चल रहा है। तांग शियू ने पूछा, किस तरह का व्यवसाय? मुवानयन ने कहा, कपड़ों का व्यवसाय। तांग शियू ने सिर हिलाया और फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे कपड़ों के व्यवसाय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए शायद मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। हालांकि अगर आपके पास पैसों की कमी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। भले ही मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन आपकी मदद करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुवानयन ने सिर हिलाते हुए कहा, भले ही मैं दिवालियापन के कगार पर हूँ, लेकिन मेरे पास निवेश के लिए पैसे की कमी नहीं है। बस एक व्यक्ति मुझ पर बहुत दबाव डाल रहा है। अगर मैं मेहनत करके पैसे नहीं कमाऊंगी तो हमारे बीच का फासला बढ़ता ही जाएगा और इसी वजह से मैं ऐसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तांग शियू ने पूछा, वह खास व्यक्ति कौन है? मुवानयन ने कहा, आप। तांग शियू थोड़ी देर रुका, फिर व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोला, खुद की तुलना मुझसे मत करो। मेरी बहुत सारी दौलत संदिग्ध स्रोतों से आती है। बेशक मैं यह नहीं कह रहा कि यह गैरकानूनी है, बात सिर्फ इतनी है कि बिना घास खाए घोड़ा मोटा नहीं होता और बिना अचानक धन आए कोई अमीर नहीं हो जाता। मेरे पास तो धन के कई स्रोत हैं। मुवानयन के होंठों पर एक मुस्कान फैल गई और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्या मैं भी आपके साथ लिफ्ट लेकर कुछ अप्रत्याशित लाभ कमा सकती हूँ? तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, दरअसल मुझे ये अचानक मिले धन की कोई इच्छा नहीं है। लोग इन्हें खुशी खुशी मेरे दरवाजे पर लाते हैं, इसलिए मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। हम सब ईमानदार और कानून का पालन करने वाले लोग हैं, तो चलिए भविष्य में नियमित आय कमाने के बारे में सोचते हैं। मुवानयन मुस्कुराई और बोली, चूंकि आप तैयार नहीं हैं तो फिर छोड़िए, क्यों न आप मेरे एक सवाल का जवाब दें? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, जो चाहो पूछो। मुवानयन ने उत्सुकता से पूछा, मैं जानती हूँ कि सुलेख और चित्रकला में आपकी दक्षता चरम पर है। मैं ये भी जानती हूँ कि संगीत में आपकी दक्षता उस्तादों से कहीं अधिक है। मैंने एक बार आपको ये कहते सुना था कि आप किन, ची, सुलेख और चित्रकला के सभी पहलुओं में निपुण हैं और कविता और गद्य के सभी रूपों में पारंगत हैं। क्या आप वास्तव में इन सभी विधाओं में उतने ही कुशल हैं जितने कि किन और सुलेख में? तांग शियू ने आत्मविश्वास से कहा, हालांकि मुझसे बेहतर कोई न कोई हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जैसा कोई शायद ही कभी मिलेगा। मुवानयन की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, इनके अलावा आपके पास और कौन सी क्षमताएं हैं? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मुझमें कई खूबियां हैं। जितना ज्यादा हम साथ रहेंगे उतना ही तुम्हें धीरे धीरे पता चलता जाएगा। चलो एक और ड्रिंक लेते हैं, सीपियां जल्द ही तैयार हो जाएंगी, पहले थोड़ा पी लेते हैं। पफ। मुवानयन अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोर से हंस पड़ी। अगला दोनों ने बारबेक्यू खाया और कई विषयों पर बातचीत की, बीच बीच में बियर भी पी। 1 घंटे से ज्यादा समय बीतने पर उन्होंने 6 बोतल बियर और सारा बारबेक्यू खत्म कर दिया था। हालांकि इस दौरान कुछ छोटी मोटी घटनाएं भी हुईं, जिनमें ज्यादा शराब पीकर मुवानयन से छेड़छाड़ करने की कोशिश करने वाले कुछ लोग शामिल थे, जिन्हें तांग शियू ने भगा दिया। वापसी के रास्ते में तांग शियू मुवानयन से कुछ हद तक प्रभावित हुई। 3 बोतल बियर पीने के बावजूद वह ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो कुछ हुआ ही न हो। उसके खूबसूरत चेहरे पर न तो कोई लालिमा थी और न ही पीलापन, बस कभी कभार बोलते समय उससे शराब की तेज गंध आती थी। अगले दिन तांग शियू सुबह 4 बजे उठी। तांग शियाओजिन और तांग शियाओमू और बाकी तीनों को जगाया और उन्हें आंगन में अंगड़ाई लेने को कहा, ताकि वे पहले से अभ्यास की गई मार्शल आर्ट को समझ सकें। तुम्हारी नींव अच्छी है, लगता है कि तुम्हें गोद लेने वाले बुजुर्ग ने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है। आज मैं तुम्हें शरीर को मजबूत बनाने की कुछ तकनीकें सिखाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही सरल तकनीक है, जिसमें कुल 3 ही आसन और 27 मुद्राएं हैं। तुम पांचों को इसे किसी और को निजी तौर पर नहीं सिखाना है और तुम्हें इसका अभ्यास हर सुबह और शाम 3 बार करना है। ध्यान से देखो, तांग शियू ने उन पांचों को अमरलोक की एक बहुत ही आम शरीर निर्माण तकनीक सिखाई। क्योंकि वे धीरे धीरे सीख रहे थे, तांग शियू ने उन्हें 1 दर्जन से अधिक बार इसका प्रदर्शन करके दिखाया और लगभग 2 घंटे तक धैर्यपूर्वक उनका मार्गदर्शन किया, जब तक कि पूर्वी आकाश में उजाला नहीं होने लगा और अंततः उन्होंने शरीर निर्माण तकनीक में महारत हासिल कर ली। मुवानयन, छुपकर बातें सुनना बंद हो गया है। अगर तुम दोबारा सोना नहीं चाहती तो बाकी तीनों को जगा दो। मैं थोड़ी देर में नाश्ता लेने जा रही हूँ और खाने के बाद हम सब साथ में स्कूल चलेंगे। तांग शियू ने दूसरी मंजिल
की खिड़की से आवाज लगाए। दूसरी मंजिल की खिड़की के अंदर मु वानयन का सुंदर चेहरा लाल हो गया। हल्की नींद सोने वाली होने के कारण वह तांग शियू और तांग शियाओजिन की आवाजों से जाग गई। उसने कपड़े पहने और खिड़की से बाहर झुककर तांग शियू को 5 बच्चों को पढ़ाते हुए देखने लगी। पहले तो वह मजे से देखती रही, लेकिन जितना ज्यादा देखती गई उतना ही सीखने की इच्छा उसमें भी जागती गई। वास्तव में आधे घंटे से भी अधिक समय पहले उसने तांग शियू द्वारा तांग शियाओजिन और अन्य लोगों को सिखाए गए 3 चालों और 27 रूपों को पहले ही याद कर लिया था और खिड़की के पास चुपके से एक बार उनका अभ्यास भी कर लिया था। मेरा इंतजार करो, मैं उन्हें जगह देती हूँ, फिर हम साथ में नाश्ता खरीदने चलेंगे। मु वानयन ने शर्माते हुए जवाब दिया और तुरंत खिड़की से गायब हो गई। नाश्ता। तांग शियू और मु वानयन ने बहुत कुछ खरीदा और वे बहुत अमीर हो गए। चूंकि तांग शियाओजिन और अन्य 4 लोग विकास के दौर में थे, इसलिए तांग शियू ने ताज़ा पका हुआ गोमांस भी खरीदा। खाना खाने के बाद उन्होंने तांग शियाओजिन और बाकी 4 लड़कियों को घर पर रहने का निर्देश दिया और कहा कि वे एक क्लास के बाद कपड़े, किताबें और रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने के लिए वापस आएंगे। फिर वे, मु वानयन और बाकी 3 लड़कियां जल्दी से स्कूल के लिए निकल पड़े। चूंकि कल हवाई अड्डे से कुछ ही दूरी पर एक सड़क पर लैंड रोवर रेंज रोवर एसयूवी लावारिस पड़ी थी और वे किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे, इसलिए विला क्षेत्र से निकलने के बाद उन्होंने सीधे टैक्सी लेकर स्कूल का रुख किया। अध्याय 479 शेंग तांग समूह का संकट। मु वानयन मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत छात्रा थी। वह जहां भी जाती थी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। वहीं दूसरी ओर तांग शियू अपने गायन प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी और कैंपस का एक जाना माना सितारा बन गया था। जब दोनों कैंपस की सड़कों पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे तो स्वाभाविक रूप से अनगिनत निगाहें उनकी ओर आकर्षित हुई। हालांकि वे दोनों लंबे समय से सुर्खियों में रहने के आदी थे और छात्रों के लगातार इशारे करने और कानाफूसी करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वानयन, ली शिंजी और बाकी लोग इतनी जल्दी में क्यों चले गए? वे क्या करने जा रहे थे? तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा जब वे पेड़ों से घिरे रास्ते पर चल रहे थे। मु वानयन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद उनका कुछ काम रहा होगा। उसका जवाब कुछ टालमटोल वाला था। वह सुंदरता और बुद्धिमत्ता दोनों की धनी थी और अपने तीनों सहपाठियों के स्वभाव को जानते हुए वह अच्छी तरह जानती थी कि वे उम्मीद करते थे कि वह और तांग शियू एक जोड़े बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने कुछ काम होने का बहाना बनाया, इस उम्मीद में कि वे उसे और तांग शियू को अकेला छोड़ देंगे। सांस। मु वानयन ने मन ही मन आह भरी। उसने कल रात ही अपनी भावनाओं को प्रकट कर दिया था, हालांकि सूक्ष्म तरीके से, लेकिन उस समय तांग शियू के रवैये ने उसे असहाय महसूस कराया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उसे अपने से 2 साल छोटे लड़के से प्यार हो जाएगा, और न ही उसने कभी सोचा था कि कोई लड़का उसे ठुकरा देगा। रिंग रिंग रिंग। उसका फोन बज उठा। तांग शियू ने अपना फोन निकाला, कॉलर आईडी देखी और जवाब देने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, कांगशिया, अभी मुझे फोन कर रही हो? क्या कोई गड़बड़ है? बॉस, हमारे मैग्निफिसेंट टैंक ग्रुप को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है। फोन पर कांगशिया की ठंडी आवाज सुनाई दी। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, किस तरह की परेशानी? कांगशिया ने कहा, जब से हमारे मैग्निफिसेंट टैंक ग्रुप के 3 उत्पाद बाजार में आए हैं, तब से कारोबार में जबरदस्त उछाल आया है। हालांकि चूंकि हमारा बिजनेस मॉडल स्वनिर्मित और स्व-विक्रय पर आधारित है, इसलिए इसमें कोई एजेंट शामिल नहीं है, इसलिए चीन में स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। लेकिन पिछले 6 महीनों में दुनिया भर के विभिन्न देशों के कई दिग्गज व्यवसायों, शराब, सौंदर्य प्रसाधन और स्वास्थ्य उत्पादों से जुड़ी सैकड़ों कंपनियों ने हमारे मैग्निफिसेंट टैंक ग्रुप में सहयोग की उम्मीद में अपने लोगों को भेजा है। तांग शियू ने कहा, आपने पहले भी मुझसे इस समस्या का जिक्र किया था और मेरा जवाब सीधा था, हमारे उत्पाद फिलहाल विदेश नहीं जाएंगे। आप किस समस्या की बात कर रहे हैं? कांगशिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बॉस, मैंने आपके आदेशों का पालन करते हुए उन सभी को अस्वीकार कर दिया था। परिणामस्वरूप अपनी संपत्ति और मजबूत समर्थन पर भरोसा करते हुए 1 दर्जन से अधिक ताकतों ने हमारे मैग्निफिसेंट टैंक ग्रुप द्वारा आवश्यक कुछ कच्चे माल पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया है। कल रात ही कुछ लोगों ने गुपचुप तरीके से हमारे मैग्निफिसेंट टैंक ग्रुप के कई वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें अत्यधिक कीमतें पेश की, इस उम्मीद में कि वे इमॉर्टल ब्रू, स्किन कंडेंसिंग ड्यू और स्कार रिमूवल क्रीम के फॉर्मूले प्राप्त कर उन्हें बेच सकें। सौभाग्य से, बॉस, आपने कुछ दिन पहले स्टार सिटी में जो उत्सव भोज आयोजित किया था, उससे उन्हें आपकी शक्ति का प्रमाण मिला और उन्हें काफी पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इसलिए उन्होंने तुरंत मुझसे संपर्क किया और मुझे इस स्थिति के बारे में सूचित किया। तांग शियू की आंखों से एक ठंडी रोशनी निकली। सूत्र, ये उनके मैग्निफिसेंट टैंक ग्रुप के 3 उत्पादों के मूल रहस्य थे। एक बार फॉर्मूले का खुलासा हो जाने पर अन्य लोग बड़े पैमाने पर नकली उत्पादों का उत्पादन कर सकेंगे, जिससे मैग्निफिसेंट टैंक ग्रुप के व्यवसाय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। किसी के आर्थिक मार्ग को अवरुद्ध करना उनके माता पिता की हत्या करने के बराबर है। हालांकि तांग शियू को पैसे से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन अब जब दूसरे लोग उसे धमका रहे थे और उसके आर्थिक रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, तो यह ऐसी बात थी जिसे वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता था। कांगशिया, मैं आपके लिए स्टार सिटी में विशेषज्ञों का एक और दल भेजूंगा, जिन्हें आप तैनात कर सकते हैं। अभी जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, हमारे महत्वपूर्ण रहस्यों और कंपनी के अधिकारियों की रक्षा करें। 2 दिन में जैसे ही हमारे स्कूल में छुट्टियां शुरू होंगी, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। फिर मैं उन लोगों से निपटूंगा। कांगशिया ने कहा, बॉस, क्या हमें इन छिपे हुए खतरों को पहले से ही खत्म करने की जरूरत नहीं है? तांग शियू ने कहा, क्या आपको भरोसा है? कांगशिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं कैसे आश्वस्त हो सकती हूँ? विरोधी ताकतें बहुत शक्तिशाली हैं और उनमें से 2 को तो भयावह भी कहा जा सकता है। हमारे मैग्निफिसेंट टैंक ग्रुप की मौजूदा ताकत की तो बात ही छोड़िए, अगर यह 100 गुना भी मजबूत हो जाए तो भी मुझे डर है कि। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कौन सी 2 ताकतें? कांगशिया ने कहा, कुवो परिवार, जो वाईटी देश का एक माफिया संगठन है, और एम देश का ब्राउन ग्रुप। तांग शियू ने इन दोनों नामों को अच्छी तरह से याद कर लिया और कहा, मैं समझ गया, मेरे लौटने का इंतजार करो। फिलहाल आपका काम मैग्निफिसेंट टैंक ग्रुप के वरिष्ठ सदस्यों के मुख्य रहस्यों और सुरक्षा की रक्षा करना है। जहां तक कच्चे माल की बात है, जितना हो सके उतना खरीद लें। अगर आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो जबरदस्ती न करें। सबसे खराब स्थिति में कारखाने के कर्मचारियों को अस्थायी अवकाश लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं समझता हूँ, तांग शियू ने उत्तर दिया। तांग शियू ने फोन काट दिया। मु वानयन की जिज्ञासु निगाहें देखी और हल्के से कहा, ब्लू सिटी कंपनी में कुछ हुआ है? मु वानयन ने सिर हिलाया और पूछा, क्या मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ?
तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मू वानयंग ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत सक्षम हैं, लेकिन अंततः एक व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस बता दीजिए। हालांकि मुझमें ज्यादा प्रतिभा नहीं है, फिर भी मेरे दादाजी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तांग शियू अचानक हिली और उत्सुकता से पूछा, वानयंग, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, लेकिन मुझे आपके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या आप शाही राजधानी से हैं? मू वानयंग ने तांग शियू को अजीब नजर से देखा और कहा, लगता है तुम्हें मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या मैं वाकई आपके लिए इतना अरुचिकर हूँ? तांग शियू ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे आपके पारिवारिक हालात के बारे में जानने की जरूरत है। देखो, अब जब ये बात सामने आ ही गई है, तो क्या मैंने पूछा नहीं था? शाही राजधानी, मू परिवार। मू वानयंग के होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, मेरे दादाजी का नाम मू चेंगफेंग है। वह तांग शियू का मनोबल बढ़ गया और उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। हालांकि शाही राजधानी का मू परिवार तांग परिवार से थोड़ा कमतर था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली परिवार था। दादा मू चेंगफेंग उस समय एक प्रसिद्ध बुजुर्ग सरदार थे, जो देश में सत्ता के शिखर पर विराजमान लोगों में से एक थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने प्रतिष्ठित परिवार से होंगे। तांग शियू के चेहरे पर हैरानी का भाव केवल एक पल के लिए ही रहा और फिर उसकी जगह एक शांत मुस्कान आ गई। मू वानयंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि जब हम मिले थे तब तांग यंग और मैं छोटे थे और पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि के बारे में नहीं समझते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे समान व्यक्तित्व के अलावा हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ही हम अंततः सबसे अच्छे दोस्त बन गए जो किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते थे। अन्यथा तांग यंग के भीतर मौजूद स्वाभिमान के साथ वह मेरे साथ अच्छी बहन कैसे बन सकती थी? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि लोग घमंडी हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया लोगों को प्रभावित करती है। मान गया। तांग शियू के शब्दों से मू वानयंग की आंखें चमक उठीं, वह उनसे बेहद प्रभावित हुई थीं। जल्द ही दोनों एक चौराहे पर अलग हो गए। मू वानयंग को पहले अपने छात्रावास लौटना था, जबकि तांग शियू सीधे शिक्षण भवन की ओर चली गई। क्योंकि उस सुबह केवल एक ही क्लास थी और यद्यपि उसने उस क्लास की विषय वस्तु का स्वयं अध्ययन कर लिया था, फिर भी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कक्षा में जाना आवश्यक था। विश्वविद्यालय में क्रेडिट प्रणाली के कारण वह बहुत अधिक कक्षाएं छोड़ने से सावधान रहता था। कक्षा के अंदर अधिकांश छात्र पहले से ही मौजूद थे। तांग शियू के आते ही पहले से गुलजार कक्षा कुछ ही सेकंड में शांत हो गई। कई लोगों ने पहले अपने फोन देखे, फिर तांग शियू की ओर देखा। उनकी आंखों में तरह तरह की जटिल भावनाएं झलक रही थीं। अरे वाह, बॉस तांग तो वसंत की चमक से दमक रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि कुछ अच्छा होने वाला है? हाँ, आज हमारे स्कूल में सबसे मशहूर शख्स आप ही हैं, बॉस तांग, और सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले शख्स भी आप ही हैं, बॉस तांग। जब तुम अभी आए थे तो क्या तुम पर ईंटें या अंडे नहीं फेंके गए थे? यू काई ने अपने लंबे बालों को माथे से हटाया और झुककर मुस्कुराते हुए पूछा। हु किंगसोंग ने अपनी बुलंद आवाज में सीधे चिल्लाकर कहा, बॉस तांग बेदाग हैं, उन पर सड़े अंडे और कीचड़ के दाग कहाँ हैं? वे लोग मात्र ईर्ष्यालु, जलनखोर और घृणास्पद हैं, वे बस ईर्ष्यालु हैं। बॉस तांग, मैं ओल्ड हूँ, आज ये बात स्पष्ट कर रहा हूँ। जो कोई भी आपसे पंगा लेने की हिम्मत करेगा, वह मुझसे, हु किंगसोंग से पंगा लेगा। बिल्कुल सही, और मैं भी, जू चाओ ने भी जोर से चिल्लाया। तांग शियू ने उन तीनों को झुंझलाहट भरी नजरों से देखा और पूछा, आप लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? सबसे प्रसिद्ध होने में क्या खास बात है? नाराजगी का क्या मतलब है? मैंने आज गाड़ी भी नहीं चलाई, मैं काफी शांत स्वभाव का रहा हूँ। क्या मैंने कहीं किसी को नाराज किया है? हु किंगसोंग ने अपना फोन लहराते हुए जोर से कहा, बॉस तांग, क्या आपको अभी तक पता नहीं चला? हमारे स्कूल फोरम में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आप और मू वानयंग सुबह सुबह बाहर से एक साथ वापस आए। कोई भी मूर्ख ये समझ सकता है कि आप दोनों कल रात साथ थे। एक पुरुष और एक महिला मिलकर क्या कर सकते हैं? थोड़ी कल्पना से तो आप इसका हल निकाल ही सकते हैं, है ना? वैसे स्कूल के बाहर से लौटते हुए आपकी और खूबसूरत मुंह की तस्वीरें स्कूल फोरम पर पहले ही अपलोड कर दी गई हैं। मैंने अभी अभी इसे स्क्रॉल करके देखा और इसमें कम से कम लगभग 100 पोस्ट हैं, जो सभी आप दोनों के बारे में हैं। क्लिक थ्रू रेट और कमेंट की संख्या में जबरदस्त उछाल आ रहा है। तांग शियू ने अपनी आंखें घुमाई, अपना फोन निकाला और स्कूल फोरम खोला। वह अवाक रह गया, क्योंकि इतने कम समय में ही उसकी जमकर आलोचना हो चुकी थी। स्कूल के कई छात्र उसे लड़ाई के लिए चुनौती देने और मू वानयंग को उससे छीनने के लिए शोर मचा रहे थे। ये लोग तो ऐसे हैं जिनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है और जो बुरी तरह ऊब चुके हैं। तांग शियू ने अपना सिर हिलाया, कुछ बुदबुदाया और फिर जोर से कहा, सहपाठियों, कृपया निराधार अफवाहों पर विश्वास न करें। मू वानयंग और मेरे बीच एक विशुद्ध क्रांतिकारी मित्रता है, क्योंकि हम एक ही विद्यालय के सहपाठी हैं। हम दोबारा साथ आ गए क्योंकि वह कल रात मेरे घर पर रुकी थी। ओह, तुरंत युए काय, झाओ लियांग और अन्य लोगों को छोड़कर जो कल रात तांग शियू के विला में गए थे, कक्षा में बाकी सभी लोग अजीब आवाजें निकालने लगे। पूरी दाढ़ी वाले एक सहपाठी ने तो जोर से चिल्लाकर कहा, बॉस टैंग, आप वाकई कमाल के हैं। स्कूल शुरू हुए कितना समय हो गया है? आप खूबसूरत म्यू को घर लाने में कामयाब हो ही गए। लवर बॉय, आइडल, बॉस टैंग, कृपया हम सिंगल लड़कों पर कृपा करें और हमें कुछ सिखाएं। हम अकेलेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं। तांग शियू ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और चिढ़कर कहा, बकवास, कितना प्यारा आशिक, कितना आदर्श। हम सब सहपाठी हैं, जीवन भर के सहपाठी, 3 पीढ़ियों का रिश्ता। ये लड़के अच्छे दोस्त हैं और लड़कियां अच्छी बहनें हैं। स्कूल के स्नैक स्ट्रीट पर लंच मैं खिला रहा हूँ, यू काई भुगतान कर रहा है। अब से आप सभी कृपया मेरी मदद करें और मेरा नाम साफ करने में अधिक बार मेरी सहायता करें। यूए काई ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आप इलाज कर रहे हैं और मैं भुगतान कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? क्या मैं दर्जनों लोगों का इलाज करने का खर्च उठा सकता हूँ? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें किसी और दिन बाहर घूमने ले जाऊंगी, मैं भुगतान करूंगा। अध्याय 480 तिरस्कृत होना छात्रों का, विशेषकर विश्वविद्यालय में अभी अभी प्रवेश करने वाले प्रथम वर्ष के छात्रों का, वास्तव में बहुत सरल दिमाग होता है। वे कपटी और भौतिकवादी समाज से भ्रष्ट नहीं हुए हैं और उनमें उस तरह की अभिमानी मानसिकता कम है। छोटी छोटी खुशियां सभी के चेहरों पर संतुष्टि भरी मुस्कान ला देती हैं। यूए काई एक अमीर लड़का है, यह बात कक्षा के सभी सहपाठियों को अच्छी तरह से पता है। आखिरकार BMW चलाने वाले प्रथम वर्ष के छात्र निश्चित रूप से दुर्लभ होते हैं।
तथापि यूए काई ने भुगतान किया, लेकिन तांग शियू ने ही वह नेक काम किया। तांग शियू ने सौहार्दपूर्ण कक्षा के माहौल में थोड़ी उबाऊ कक्षा बिताई, फिर वह स्कूल के पुस्तकालय में चली गई। उन्होंने पहले जिस लाइब्रेरी कार्ड के लिए आवेदन किया था वह स्वीकृत हो गया था, इसलिए उन्होंने स्कूल लाइब्रेरी से कुछ किताबें उधार ली और फिर जल्दी से स्कूल से निकल गए। वापस अपने निवास पर तांग शियू ने आंगन में मौजूद 5 बच्चों को देखा जिन्होंने अपने गंदे कपड़े दोबारा पहन लिए थे और पसीना बहाते हुए मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। उसने ताली बजाई और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ अपने चेहरे धो लो, मैं तुम्हें कुछ सामान खरीदने ले चलता हूँ। हम हालांकि 5 बच्चों के चेहरों पर हैरानी के भाव थे, लेकिन उन्होंने खुशी से जयकारे नहीं लगाए। उनमें बच्चों की मासूमियत का अभाव था और उनकी परिपक्वता उनकी उम्र के अनुरूप नहीं थी। उन्हें देखकर तांग शियू को संतुष्टि के साथ साथ थोड़ा दुख भी महसूस हुआ। अनाथों, बिना रिश्तेदारों के, एक कठिन भाग्य के साथ सड़क पर रहने वाले बच्चे, खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जैसे तैसे गुजारा करना पड़ता है। उनके युवा शरीरों पर दुखद विपत्तियां आ पड़ी, लेकिन उन्होंने उन्हें तोड़ा नहीं। हालांकि उन्हें पहले भी गोद लिया जा चुका था, लेकिन महीनों तक भटकना, यहाँ तक कि 2 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स के लिए समूहों में लड़ना, ये कितना दिल दहला देने वाला और कड़वा अनुभव था। तांग शियू चुपचाप उनकी पीठ देखता रहा जब वे कमरे में भागे और मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि चाहे वे भविष्य में उसके भरोसेमंद अधीनस्थ बन सके या न बन सकें, और चाहे उन्हें अमरता की तकनीकें सीखने का अवसर मिले या न मिले, वह उन्हें फिर कभी अकेला और बेघर नहीं रहने देगा। तथापि परीक्षण आवश्यक थे और मिलावट में जरा भी कमी नहीं की जाएगी। भविष्य में उनके भरोसेमंद अधीनस्थ बनने के लिए, उनके दाहिने हाथ बनने के लिए, उन्हें ऐसे दर्द और यातना सहनी होगी जो आम लोग सहन नहीं कर सकते, और पसीने और खून की खतरनाक परिस्थितियों में संघर्ष करना होगा। जैसे रेत को छानते समय अंततः जो लोग दृढ़ रहते हैं और जीवित रहते हैं, वही उनके साथ अमर लोक में वापस जाने, व्यापक विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा का पूर्ण प्रदर्शन करने और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के योग्य होंगे। पास ही में व्यावसायिक सड़क है। तांग शियू 5 बच्चों को लेकर अलग अलग दुकानों में खरीदारी करने गई। प्रत्येक बच्चे को कपड़ों, जूतों और मोजों के 4 सेट मिले। सभी शैलियों और रंगों का चयन उन 5 ने स्वयं किया था। यह जानते हुए कि यद्यपि वे स्कूल नहीं गए थे, फिर भी वे काफी साक्षर थे, तांग शियू ने चीनी, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों के लिए कई पाठ्यपुस्तकें भी खरीदी। 2 घंटे बाद दोपहर के 12 बज चुके थे। तांग शियू द्वारा सड़क किनारे छोड़ी गई लैंड रोवर रेंज रोवर वापस आ गई थी, इसलिए उसकी पूरी डिग्गी खरीदी गई वस्तुओं से भरी हुई थी। बाद में तांग शियू ने ली लाओसान के साथ हुए समझौते के अनुसार 5 बच्चों को सीधे बयान रेस्टोरेंट में ले गया। ची नान से ये जानने के बाद कि ली लाओसान एक नियमित निजी कमरे में है, उन्होंने 5 बच्चों को ची नान को सौंप दिया और सीधे ली लाओसान से मिलने के लिए उसी निजी कमरे में चले गए। भाई ली, मुझे आज दोपहर बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए मैं दोपहर में शराब नहीं पीऊंगा, तांग शियू ने मुस्कुराते हुए एक कुर्सी खींचकर ली लाओसान के सामने बैठते हुए कहा। ली लाओसान ने सिर हिलाया, फिर अपने हाथ मलते हुए कहा, भाई तांग, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? क्या आप मेरे लिए अपने शेंग तांग ग्रुप के इमॉर्टल ब्रू में एक गुप्त रास्ता खोल सकते हैं ताकि मैं एक बैच खरीदकर वापस ले जा सकूं? तांग शियू मुस्कुराया और बोला, भाई ली, अमर पेय का उत्पादन बहुत कम होता है और अब बाजार में इसकी मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है। हालांकि मैं शेंग तांग ग्रुप का बॉस हूं, लेकिन मैं अभी यह गारंटी नहीं दे सकता कि इमॉर्टल ब्रू की कितनी मात्रा उपलब्ध होगी। ये कैसा रहेगा? आप किसी को शिंगचेंग भेजकर कांग शिया से 10 केस अमर पेय मंगवा लीजिए। इसे आज आपके साथ पेय न पी पाने के मुआवजे के रूप में समझिए। भाई ली, 10 मामले। ली लाओसान बेहद खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, भाई तांग, अमर पेय की कीमत सस्ती नहीं है और मैं फिर भी इसके लिए भुगतान करूंगा। 10 मामले ही काफी हैं। आपको नहीं पता, हमारे उत्तर के वे सभी व्यापारी अमर शराब पीने को एक सम्मान की बात मानते हैं। अगर कोई डिनर पार्टी का आयोजन करता है और उसमें इमॉर्टल ब्रू परोसता है, तो मेहमान निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे। उपहार के रूप में भी ये बहुत ही प्रतिष्ठित है। जब वह बोल रहा था, उसने तांग शियू को आंख मारी, उसकी आवाज काफी धीमी हो गई। भाई तांग, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। अब उपहार देना, पैसे देना उतना अच्छा नहीं है जितना कि अमर पेय देना, क्योंकि इस बेहतरीन शराब को पैसों से खरीदना सचमुच बहुत मुश्किल है। तांग शियू मुस्कुराया और बोला, ऐसा लगता है कि इमॉर्टल ब्रू वाकई बहुत लोकप्रिय है। ली लाओसान ने कहा, ये लोकप्रिय होने से कहीं अधिक अनगिनत लोगों द्वारा चाहा जाता है। दुर्भाग्यवश आपके शेंग तांग समूह के अमर पेय का उत्पादन बहुत कम है। मैंने लोगों को बहुत मशक्कत करवाई और आखिरकार एक मामला सुलझाने में कामयाब रहा। जब से मैंने इमॉर्टल ब्रू पी है, तब से मुझे अन्य मादक पेय पदार्थों की गंध भी नहीं आती। वैसे क्या आपके शेंग तांग ग्रुप के पास पैसों की कमी है? अगर आपके पास पैसों की कमी है तो मुझे बता दीजिए। हालांकि मुझे उस नीलामी का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी आपके शेंग तांग समूह को कुछ और इमॉर्टल ब्रू उत्पादन लाइनें जोड़ने में मदद करने के लिए कुछ 100 मिलियन निकालने में मुझे कोई समस्या नहीं है। चिंता मत करो, मैं ब्याज भी नहीं लूंगा और ऋण की अवधि आप अपनी इच्छानुसार तय कर सकते हैं। तांग शियू मुस्कुराया और बोला, भाई ली, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। शेंग तांग ग्रुप की स्थापना को अभी कुछ ही समय हुआ है और हम शराब के कारोबार में लंबे समय से नहीं हैं। व्यापार करते समय यदि आप अपनी क्षमता से अधिक काम अपने हाथ में ले लेते हैं, भले ही वह अच्छी शराब ही क्यों न हो, तो आपको उसका उत्पादन धीरे धीरे करना होगा। अन्यथा आप एक ही बार में मोटे तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन दम घुटकर मर जाएंगे। मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन पैसे उधार देना संभव नहीं है। जब आपका अमर पेय खत्म हो जाए तो सीधे शिंगचिंग में कांग शिया के पास चले जाना। ली लाओसान ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते हैं, चलिए बात करते हैं। बैंग बैंग, दरवाजे पर दस्तक ने ली लाओसान के शब्दों को बाधित कर दिया। निजी कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और एक युवा खूबसूरत महिला जिसने लंबी लाल पोशाक, लाल ऊंची एड़ी के जूते और लहराते लंबे बाल पहन रखे थे, मुस्कुराते हुए निजी कमरे में दाखिल हुई। उसके सारे कपड़े डिजाइनर ब्रांड के थे, उसका बैग एक लग्जरी आइटम था और उसके गहनों की कीमत भी काफी अधिक थी। डार्लिंग, मैं देर से तो नहीं आई हूं ना? वह महिला अपनी पतली कमर को लहराते हुए बड़े सलीके से ली लाओसान के पास आई। ली लाओसान मुस्कुराया, महिला के नितंब पर थपकी दी और हंसते हुए बोला, अभी देर नहीं हुई है, सारे व्यंजन अभी परोसे नहीं गए हैं। भाई तांग, मैं आपको मिलवाता हूँ, ये वैनवेन है, सनवेन, मोदू में मेरी प्रेमिका। वैसे मोदू शिंजिया युआन डेकोरेशन कंपनी एक छोटी कंपनी है जिसे मैंने यहाँ खोला है और वह मेरे लिए इसका प्रबंधन संभालती है। बैठना।
तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और इशारा किया। तांग शियू को ली लाओसान के निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं था। चूंकि वह ली लाओसान की प्रेमिका थी, इसलिए तांग शियू उसे अस्वीकार नहीं करेगा। उनका अभिवादन करने के बाद उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाई ली एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन का आनंद लेना जानते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मोदू में भी एक कंपनी खोलेंगे। ली लाओसान ने तांग शियू के शब्दों में छिपे अर्थ को समझ लिया और उसके चेहरे से शर्मिंदगी के भाव तुरंत गायब हो गए। फिर वह मुस्कुराया और बोला, भाई तांग मजाक कर रहे हैं। मैंने मोदू में एक छोटी सी कंपनी इसलिए स्थापित की क्योंकि वैनविन पूर्वोत्तर में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ आकर रहने की अनुमति दे दी। वैनविन, ये तांग शियू हैं, भाई तांग, मेरे दोस्त। सनवेन की आंखों में धूर्तता झलक रही थी। उसने तांग शियू को कुछ देर तक गौर से देखा, फिर ली लाओसान के बगल में बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते छोटे भाई। हमारी बूढ़ी ली को बहुत कम लोग पसंद आते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि छोटा भाई किस पेशे में है? छोटा भाई, तांग शियू का चेहरा एकदम जम गया और ली लाओसान तो और भी ज्यादा अचंभित रह गई। तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर शांत भाव से बोली, मैं एक छात्रा हूँ, विद्यार्थी। सनवेन चौंक गई और उसकी आंखों में तुरंत ही तिरस्कार का भाव झलक उठा। शुरू में ली लाओसान का परिचय सुनने के बाद उसे तांग शियू में कुछ हद तक दिलचस्पी हुई, लेकिन तांग शियू के जवाब ने उसकी दिलचस्पी पूरी तरह से खत्म कर दी। छात्र होना अच्छा है, ग्रीन हाउस में खिले फूल की तरह, सपनों की गोद की तरह। मेरे पिताजी ली वाकई बहुत अच्छे हैं। वे दोस्त बनाते समय कभी किसी व्यक्ति की पहचान या सामाजिक स्थिति को नहीं देखते। जब तक वे आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, वे अच्छे दोस्त बने रहते हैं। छोटे भाई, ऐसा लगता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व और स्वभाव मेरी और ली के साथ बिल्कुल मेल खाता है। चुप रहो। अंततः ली लाओसान ने प्रतिक्रिया दी और गुस्से से चिल्ला उठी। हालांकि तांग शियू मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं भाई, ली और मैं वास्तव में बहुत अनुकूल हैं। और जब हम पहली बार मिले थे, तब हमें पहचान या पृष्ठभूमि जैसी सतही चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। भाई, ली भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसी महिला मिली जो उन्हें समझती और जानती है। सनवेन के चेहरे पर कुछ अस्वाभाविक भाव थे। एक पल हिचकिचाने के बाद भी उसने कहा, मुझे पता था हमारे ओल्ड ली का स्वाद सचमुच असाधारण है। आज दुनिया में बहुत सारे पुरुष हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे ओल्ड ली की बराबरी कर सके। चले जाओ। अंततः ली लाओसान इसे और सहन नहीं कर सकी। उसने मेज पर हाथ पटका और गुस्से से दहाड़ मारी। सुनवेन स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ली लाओसान के साथ क्या समस्या थी। वह स्पष्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रशंसा कर रही थी, दूसरों के सामने उसे खूब सम्मान दिला रही थी, तो फिर वह उसे सीधे तौर पर क्यों डांट रहा था? आप प्यारे, ली लाओसान दहाड़ते हुए बोला, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? वापस जाओ, मैं वापस आकर तुमसे निपटूंगा। तुम एक शर्मिंदगी हो। तांग शियू के होंठ कुछ बार फड़फड़ाए और वह चुपचाप अवाक रह गया। उन्हें सनवेन के बारे में कोई अच्छी राय नहीं थी। उसके हर शब्द और हर हरकत से उसे उसकी मूर्खता का एहसास हो रहा था। हालांकि जब वह पहली बार आई थी तब उसका प्रदर्शन बहुत ही चतुराई भरा लग रहा था, है ना? भाई ली, चलो अपनी निजी बातें सार्वजनिक न करें, जाने देना। हम सब यहाँ साथ मिलकर खुशी से भोजन करने आए हैं। एक छोटी सी तुच्छ बात को हमारे मूड को खराब न करने दें। बैंग बैंग। निजी कमरे के दरवाजे पर फिर से दस्तक दी गई। जैसे ही दरवाजा खोला गया, ची नान खुद 2 व्यंजन लेकर अंदर आए। उन्हें मेज पर रखने के बाद उसने तांग शियू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, वे 5 बच्चे बगल वाले निजी कमरे में खाना खा रहे हैं। खाना खत्म होने के बाद मैं उन्हें अपने ऑफिस में आपका इंतजार करने के लिए कहूंगा। अच्छा। तांग शियू ने सिर हिलाया, फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा, ची नान, वे शायद कुछ समय के लिए मेरे साथ रहेंगे। कृपया मुझे कुछ ऐसी आयाएं ढूंढने में मदद करें जो उनके दैनिक जीवन की देखभाल कर सकें। साथ ही सभी विषयों के लिए कुछ निजी ट्यूटर और शिक्षक भी ढूंढ लें। उन शिक्षकों को एक पाठ्यक्रम तैयार करने दें और पहले उन्हें कुछ बुनियादी ज्ञान सिखाएं। जी नान ने पूछा, बॉस, समय के बारे में? तांग शियू ने कहा, अधिकतम 1 महीना। ची नान ने आदरपूर्वक कहा, मैंने यह बात नोट कर ली है। मैं उनसे तुरंत संपर्क करूंगा। मैं आज रात अपने द्वारा खोजे गए लोगों को स्टार ब्लू विला डिस्ट्रिक्ट में लेकर आऊंगा। तांग शियू ने सिर हिलाया।